अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको नए दिन का आगाज़ करने पर बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एक नया दिन है, नया चांस है, नई उम्मीद है और बहुत सारे नए यकीनों के साथ हम इस दिन का आगाज़ करते हैं। हमें बहुत उम्मीद होती है कि आज हम अपने बहुत सारे ऐसे काम मुकम्मल कर लेंगे जो हमसे कल नहीं हो सके या पिछले हफ्ते नहीं हो सके। तो एक नया दिन है। जैसे हम एनर्जीज़ की बात करते हैं ना मानूर, नया दिन स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो कि हमें मोटिवेट भी करती हैं, हमें ड्राइव करती हैं। बहुत सारी ऐसी उदासी वाले या फिर छोटी छोटी सी नाकामियाँ कि हमें आज ये कंप्लीट करना था, आज ये काम हो जाना चाहिए था, जो रात है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें डिप्रेस करती है, लेकिन मॉर्निंग उतनी ही खुशगवार होती है और उतना ही मोटिवेट करती है। अच्छा, वैसे रिजवान, लड़कियों की रात ज़रा डिफरेंट होती है, वो ज़रा परेशान होती है ना अपनी स्किन के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, तो वो रात को 12 या 1 बजे उठ के स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू कर देती है। इसी तरह याद आ जाता है एकदम कि मुझे ये पिंपल निकल रहा है, लेकिन क्यों निकल रहा है, और याद आ जाता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है तो मैंने अपना ख्याल इसी तरह रखना है। या फिर नया दिन का जब आगाज़ होता है तो थोड़ा सा टाइम फ्री होता है तो हम सोचते हैं कि चलें थोड़ा सा अपना ख्याल रख लें, अपने आप को हाइड्रेटेड कर लें ताकि हमारी स्किन ग्लो करे। अब समर्स है और समर्स में ऑब्वियसली हम बाहर भी सूरज से हमारा एक्सपोजर हो रहा होता है, स्किन डल भी हो रही होती है, और ख़ास तौर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेकअप कैसे करना है कि मेल्ट ना हो जाए। बाहर निकलेंगे तो समटाइम्स जब डार्क मेकअप करते हैं तो हम बाहर निकलते हैं वो बिल्कुल जैसे पेस्ट्री मेल्ट हो जाती है वैसे हो जाते हैं। तो मेकअप करना कैसा चाहिए, किस तरह अपने आप को कैरी करना चाहिए, स्किन केयर क्या होनी चाहिए, इस पर आपकी बात कट जाती है हमेशा ही, लेकिन इस पर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट्स खरीदनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में है तो आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, लेकिन ये तो एक्सपर्ट बता सकते हैं ना। तो एक्सपर्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट फातिमा अमीन ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी प्रेजेंस का भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू द शो फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो हमेशा की तरह बहुत एनर्जेटिक ग्लोइंग स्किन के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू फातिमा, सबसे पहले तो आपसे मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन समर्स में स्किन केयर कैसे करनी चाहिए? उसमें स्किन केयर में ना डिफरेंट चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले जो चीज़ फॉलो करनी होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। जो चीज़ आप एक रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना वो हमेशा इट विल कम थ्रू। और अभी आप बात कर रही थी कि रात को हमेशा लड़कियां कुछ ना कुछ लगाती हैं, और आपको एक पता है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि रात को हमारी स्किन का रीजेनरेटिव क्लॉक शुरू हो जाती है। रात को जो भी आप सिरम्स लगाते हैं ना, वो क्योंकि सेल टर्नओवर्स हो रहे होते हैं, हमारी स्किन हील कर रही होती है, तो वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किन केयर। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। तो ये बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे करें, उसका ज़्यादा फायदा होगा रात के वक्त आपकी, बिकॉज जब आप स्लीप में जाते हैं, आप योर बॉडी इज रेस्टिंग, तो उस टाइम पे आपकी स्किन रिजेनरेट कर रही होती है। बहुत सारे टोटके होते हैं फातिमा, हम देखते हैं कि बहुत सारी खवातीनें हमारे घर में मौजूद हैं जो या तो कुछ बेसन का बनाकर कॉफी मिक्स करके इस तरह के टोटके होते हैं, लीमू भी इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ठीक होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। जाहिर बात है आपको समझना चाहिए आपकी स्किन कैसी है, किस टाइप की। अगर ऑयली है तो आप ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करो जो और हाइड्रेशन दे रही है आपकी स्किन को। आपको स्किन टाइप समझनी चाहिए। बट अब ये जो कोरियन स्किन केयर है उसमें राइस कितना यूज़ होता है, राइस फ्लावर, राइस वाटर, ये सारी हर्बल चीज़ें हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स, लाइक बैक टू द ऑर्गेनिक थिंग्स जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस आपको पता होना चाहिए कि आप मुंह पे अप्लाई क्या करो। एलोवेरा जेल है, गर्मियों के लिए कितनी अच्छी है, टोन करती है, सूथ करती है, एक्ने को आपको टेम डाउन करती है। रोज़ आप वो लगाएं, सन ब्लॉक की तरह यूज़ लोग करते हैं। रोज़ वाटर हो गया, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब जैसे हम आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा है कि हमारी स्किन बड़ी अच्छी लिफ्टेड स्किन हो। आपको पता है जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो मेरी खाला जो थी ना वो क्या करती थी, अंडे की सफ़ेदी को मास्क की तरह लगाती थी, उससे इतनी जबरदस्त लिफ्ट होती थी। और अब तो लिफ्टिंग मास्क आ गए, बट हर्बल जो टोटके अंडे की थी या कच्चे अंडे की, कच्चे अंडे को बस मुंह पे लगाया और वो जो ड्राई होता था ना तो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती थी स्किन। तो शुरू से हम अपने घर में देख रहे हैं खवातीन को करते हुए, खाला मामी सब लोगों को, तो वो फिर ऑब्वियसली ट्रैवल्स डाउन। सही। अच्छा फातिमा, यू आर वन ऑफ फ्यू मेकअप आर्टिस्ट जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से बात करें। तो स्किन केयर रूटीन के हवाले से जिस तरह आपने ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से बात की,
इसी तरह ग्लोइंग स्किन के लिए हम क्या करें समर्स में? देखिए उसमें ये है कि आपने होम केयर भी यूज़ करना है, बट आपने प्रोफेशनल चीज़ें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। आपको एक अच्छा क्लेंजर मिल गया अपने स्किन टाइप के लिए। अगर ऑयली आपकी स्किन है तो आप वाटर बेस्ड क्लेंजर ले, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग ले। आपको लेबल समझ आना चाहिए प्रोडक्ट्स का, जैसे हमने रिजवान बता रहे थे कि कैसे समझे कि क्या लेना है। आपको लेबल्स आइडेंटिफाई कर लेना कि अगर जैसे आप कह रही थी कि गर्मियों में अक्सर लोग मेल्ट हो जाते हैं, पेस्ट्रीज की तरह मेकअप मेल्ट हो रहा होता है। अगर आप गर्मियों में मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स यूज़ करें आप कभी मेल्ट नहीं होंगे। और अगर मिनिमम यूज़ हो ना, ये नहीं कि आपने बस मेकअप है तो लगाते रहना है, आपने उतना लगाना जितनी ज़रूरत है आपको। एक्सेस भी जब आप कुछ भी करते हो तो वो सेटल भी नहीं करता, केकी भी लगता है। तो हमेशा उस तरह की आप चीज़ें यूज़ करें जो एक तो वेदर के अकॉर्डिंगली आपको सूट कर रही हैं और दूसरा आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रही हैं। आपको मैं बताई थी क्लेंजर आपके पास होना चाहिए, एक्सफोलिएटर दैट मीन्स स्क्रब। अच्छी आप वीक में एक दफ़ा स्क्रबिंग कर लें, आपकी ड्राई स्किन जो ड्राई पैचेस हैं वो आपको कभी भी स्किन के ऊपर अपेयर नहीं होंगी। हमेशा रात को स्किन अपना अच्छी तरह फेस वॉश करके कोई अच्छी नाइट क्रीम यूज़ कर लें। दिन में SPF लगाएं, सन ब्लॉक जो होता है, ताकि आपको सन प्रोटेक्शन मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं। और प्रोफेशनली आप मंथ में अपने लिए एक टाइम रखें कि आप सैलून आएँ, सैलून से कोई अच्छा हाइड्रा फेशियल ले लें, कोई अच्छी मीज़ोथेरेपी ले लें। आजकल हम मीज़ोथेरेपी का बहुत ट्रेंड आ रहा है। व्हाट इट इज़ कि आपका स्किन को वो ट्रीटमेंट होती है जो आपकी स्किन को रीजेनरेट करती है इंटरनली, आपकी स्किन टाइट करती है, कोलेजन प्रोडक्शन होती है। वी आर डूइंग इट एट पोर्सलिन। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प कर रही होती है, साइड बाय साइड चलती हैं। तो फातिमा, अब आपने कहा कि मेकअप है तो ज़्यादा नहीं करना जी, लेकिन हम देखते हैं कि जिन लोगों को अपनी स्किन, सब लोग ही स्किन सेंसिटिव होते हैं, सबको बड़ा कंसर्न होता है कि हमारी कुछ चीजों से समटाइम्स सेंसिटिविटी अब एक चीज़ है कि आपने क्लेंजिंग करनी है, कितनी देर करनी है, टेक्निक क्या है। अगर आपने सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करना है जो क्या नाम है उसका, एलोवेरा जेल, यस, एलोवेरा का अगर आपने इस्तेमाल करना है सन ब्लॉक के लिए तो वो कैसे करना है? पता तो है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। देखिए क्लेंजिंग जो होती है जनरली इट्स 1-2 मिनट्स कि आप अपने मुंह पे लगा के मसाज करते रहें। हमेशा जो मसाज होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज लिफ्टेड लुक आना चाहिए, नीचे आपने कुछ नहीं पुल करना। और गर्दन पे भी ऊपर, एवरीथिंग शुड बी अपवर्ड्स, ताकि यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, थोड़ा टाइटली। तो आप हमेशा वो क्लेंजर करें। स्क्रब भी होता है ना, लोग रगड़ते रहते फिर वो सेंसिटिविटी की जो बात हो रही है, स्किन रेड हो जाती है। आप लगा के अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है छोड़ दें वो आपका थोड़ी देर बाद आपने अपने वेट हैंड्स के साथ मसाज करके उतार देना है। ड्राई कभी भी चीज़ जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है स्किन पे, या आपको लगे कि मतलब आपकी रफ हो रही है स्किन, वो आपने नहीं यूज़ करनी चीज़ें। हर बंदे को अपनी स्किन टाइप समझ आ जाती है क्या सूट कर रहा है नहीं कर रहा। एलोवेरा जेल आपने हल्का सा अप्लाई करके आप बेशक जाएं। क्लींजिंग करते हुए इतनी फोर्स लगा देते हैं लोग। अच्छा, लोगों को लगता है जितना रगड़ेंगे उतना हम ज्यादा गोरे हो जाएंगे ना। नहीं। अच्छा फातिमा, सिंस यू आर मेकअप आर्टिस्ट, एक्सपर्ट हैं, और सिंस लॉन्ग सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव है, आप वहाँ पे भी गाइड कर रही होती है। अब समर्स में जो जिस तरह आपने कहा कि मैटिफाइंग आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, लेकिन किस तरह के हमने आई शेड्स यूज़ करने हैं, किस तरह के लिप कलर्स यूज़ करने हैं, ख़ासतौर पे वो लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और वो ख़वातीन जो डेली ऑफिस जा रही हैं, तो उन्होंने बड़ा सटल सा मेकअप करना होता है। उसमें कौन से कलर्स, किस तरह के शेड्स आप रिकमेंड करेंगी? देखिए अब समर्स जो है ना, समर्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा ना नेचुरल एफर्टलेस लुक्स होने चाहिए, कि आपको जितनी कवरेज चाहिए, डार्क सर्कल्स आपको कंसीलर चाहिए उतना लगाओ। एक तो गर्मी से हर चीज़ मेल्ट वैसे ही कर रही होती है, तो आप जितना मिनिमम अपने मुंह पे प्रोडक्ट्स लगाएंगे उतना लॉन्ग लास्ट करेगा। दूसरा, इट डिपेंड्स रात के टाइम के ऊपर होता है कि थोड़े से ब्राइट लिप कलर्स आ जाते हैं, दिन में न्यूड्स आ जाते हैं, पीचेस आ जाते हैं, पिंक्स आ जाते हैं। जितना रात को, दिन में हम वाइट कपड़े ज़्यादा लाइट कलर्स पहनते हैं, धूप बहुत होती है, रात को हम डार्क की तरफ आते हैं, डिनर्स हो जाए या कुछ, तो उस तरह से मेकअप को भी आप वेरिएशन कर सकते हैं। जाहिर बात है आपने रोज़ जाना है, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, आपको अच्छा लाइनर लगाना आना चाहिए, अच्छा सा मतलब आप अपना लिपस्टिक का एक पीच सा या पिंक सा कलर ले लें समर्स के लिए, जो थ्रू आउट समर्स लास्ट करेगा। और आप लाइट कवरेज हमेशा। अच्छा, लाइनर लगाना बहुत मुश्किल चीज़ है, एक विंग सही होता है, दूसरा डिफरेंट हो जाता है। तो खैर इसके आजकल स्टेंसिल्स आ चुके हैं, स्टेंसिल्स भी आ चुके हैं। और दूसरी बात यह कि आई थिंक जब हम लोग सीख रहे थे
लाइनर्स लगाना है, तो हमारे तो टीचर्स हमें कहते थे आप अपने हाथ पे लाइनर की लाइंस प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होएगी उतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस बनेगी, उसी तरह आपके लिए इजी हो जाएगा लगाना। ये भी सवाल आता है ना कि आपने कहा ना कि एक आंख पे ठीक है दूसरी आंख पे ठीक नहीं होता, तो कि बाकी चेहरे पर भी फर्क होता है कि हम अपना जो प्रोफाइल होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक अगर लेफ्ट प्रोफाइल है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको मेकअप कर लेते हैं, और अगर राइट है तो उसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा फर्क भी आ जाता है? वैसे हम पिक्चर्स में हमारी होती है कि दिस इज माय गुड साइड, दिस इज माय बैड साइड, वो तो होती है, लेकिन फेस का इज अ लिटिल एसिमेट्रिकल नेचुरली तौर पे, दोनों हाथों में भी डिफरेंस है, थोड़ा हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट उसमें मेकअप में नहीं इतना प्रॉब्लम होता। सही। अच्छा, अब जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप ओवरऑल लुक से भी एग्जामिन करती होंगी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हेयर स्टाइल रूटीन में कैसे होने चाहिए ऑफिस गोइंग खवातीन के लिए भी, या घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो अपने आप को इजी भी रखना है एंड प्रेजेंटेबल भी होना है, तो कैसे? देखिए ऑफिस गोइंग जो खवातीन है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपने काम करना है तो आप वो चीज़ कैरी करो जो आपके लिए ईजी हो। आई थिंक अगर आप हाफ टाइड हेयर कर लो या इवन अच्छा सा बन आप कर लो, आपके लिए काम करना आसान है। गर्मी है, बाल सिमटे हुए रहते हैं, मैं भी जब काम कर रही हूँ तो मेरे बाल बंद होते हैं फिर, लेकिन मैंने जब वो तो साइन भी होता है ना घर में भी, जो खवातीन काम करना है तो सबसे पहले अपने बाल जो है उनको बांधती हैं, फिर उसके बाद बस जब जूड़ा बन जाए समझ ले कि बस सब कोई हार्डकोर काम होने वाला है। और फिर जैसे अब आपने पार्टी, लूज कर्ल्स, बीच वेव्स बहुत इन है, और रिजवान सोच रहे बीच वेव्स क्या चीज़ है एग्जैक्टली, बट इट्स जस्ट स्लाइटली वेव्स। एक तो होते ना कर्ल, पहले ट्रेंड से बड़े टाइट कर्ल्स होते थे गोल्डी लॉक्स की तरह और अब ये होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइट वेवी, ब्लो ड्राइज इन है, कोई स्लीक बन्स यूज करते हैं, डिपेंड्स कि आप किस चीज़ से कंफर्ट। मुझे लगता है जो चीज़ आप जिस चीज़ के साथ आपकी कंफर्ट डेवलप होती है आप कैरी भी अच्छा करते हैं। अच्छा, वैसे ये चीज़ डेवलप हुई, हम देखें कुछ अरसे से जो मेकअप्स हैं बहुत हैवी मेकअप्स अब लाइट मेकअप्स में कन्वर्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 में ट्रेंड्स क्या होंगे? बहुत कम भी ना लगे और ओवरडू भी ना हो। उसमें ये है कि आपने अब जैसे हमारे इस साल के ट्रेंड्स हैं आई लाइनर्स के, कि हमारी फॉक्स आइज बहुत चल रही हैं, कॉर्नर वाली जो लाइनर है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ये नहीं कि पूरा आपने थ्रू आउट मोटा लाइनर लगाया हुआ है, इस तरह आइश। और फिर नो मेकअप लुक्स हो गए जिसमें आप अपनी स्किन टोन में, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप अपनी स्किन टोन को चेंज करके कोई और फाउंडेशन यूज़ कर लेते हो, उससे आप बड़े अननेचुरल लगते हो। तो मैं सारों से कहती हूँ स्पेशली इन एवरी डे आप वो शेड चूज़ करो विच इज़ क्लोजेस्ट टू योर स्किन। फिर उसमें एक जो चूज़ करने का तरीका ये कि क्योंकि एशियन स्किन टाइप ऐसी है कि हमारे ना स्किन पे ऑक्सीडाइज हो जाती है फाउंडेशन, तो आप अपने शेड से एक शेड लाइट लोगे ना, तो जब वो सेटल होगा तो वो एक शेड डार्क होता है तो आपके साथ बिल्कुल मर्ज हो जाता है। ओके, यानी कि अपने से एक शेड लाइटर लेना, डार्कर नहीं। और कंसीलर का क्या करना है? कंसीलर आपने अपने कलर का लेना है, अपने ही कलर का लेना है, क्योंकि वो नीचे लगता है ना। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, हम देखते हैं कि ऑरेंज कंसीलर भी है, ग्रीन कंसीलर भी है, तो ये किस किस चीज़ के लिए होते हैं? पिंपल्स के लिए कौन सा होता है, रेडिश स्पॉट्स के लिए कौन सा होता है, डार्क सर्कल्स के लिए कौन सा होता है? ये जो है ना क्योंकि बिकॉज मैं NCA से भी हूँ, तो हम लोग जब अपने ना यूनिवर्सिटी में कलर चार्ट्स पढ़ते थे ना, कलर व्हील याद है बचपन में सारों को पेंट करवाते थे, तो उसमें ये होता है कि जो कलर्स ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं ना वो कैंसिल करते हैं। जो कलर थ्योरी है ना, इवन मेकअप में, हेयर में कहीं भी अप्लाई होती है, वो कलर व्हील से होती है। जैसे अब हमारा ऑरेंज कंसीलर आप पूछ रहे थे कब यूज होता है, उसके ऑपोजिट पर्पल है, डार्कनेस। जब डार्क सर्कल्स होते हैं या ब्लू या डार्क, तो उसके जब आप ऑरेंज से कंसील करते हो तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। फिर उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा सकते हो। अब ग्रीन एंड रेड आर ऑपोजिट, तो अब जैसे कि अगर रेडनेस से पिंपल्स अक्सर रेड पिंक होते हैं, तो उस पर आप ग्रीन कंसीलर यूज करते हो, वो कैंसिल कर देता है उसके कलर को। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, यू नो। और मैं तो हर चीज़ आर्ट से रिलेट करती हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर, तो मेरे लिए बड़ा मजा आता है। तभी हम कह रहे थे ना कि फातिमा हमारे दरमियान है, तो हम जो है ना आज से ही फायदा उठाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फातिमा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो कि चेहरों पर तजुर्बे कर रहे होते हैं, वो भी इस पे कुछ नया किया है, कुछ नया सीखा है, तो वो किसी ना किसी एक चेहरे पर, वो चेहरों की स्किन ऐसी होती है। और किस पे तजर्बे होते हैं पता है आपको? अक्सर जो घर में सबसे पहले होते हैं ना बहन भाई उन पे होते हैं, या मेड्स पे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। अब तो लड़के भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं कि वो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? यही टोटके हैं जो ख़वातीन करती हैं घर में, या उनके लिए कुछ अलग से हो सकता है? नहीं, अब मुझे लगता है कि क्योंकि आदमियों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर बाहर होते हैं, धूप में होते हैं,
और बिकॉज पूरा दिन मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के धुएं, मतलब ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक आप लोगों को तो एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्किन के पोर्स में ना सारी डर्ट ग्रीस बैठ जाती है। एक अच्छा क्लेंजर आप ले लें, कोई सा भी क्लेंजर हो जाए, जिससे आप अपना मुंह वॉश करें रात को, और एक आप अच्छी क्रीम इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड क्रीम ले लें ताकि इतना ऑयल ना हो। अक्सर ऑयली स्किन वाले लोग कहते हैं ऑलरेडी इतनी ऑयली है, मैं कुछ लगाऊंगा तो फिर मतलब और ज़्यादा हो जाएगी, बट जब आप बिल्कुल अपनी स्किन को ड्राई कर देते हो ना, तब आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है स्किन पे, विच इज़ एक्चुअली द ऑयल ऑन योर स्किन। तो जब आप उसको एक वाटर बेस्ड एक लेयर दे देते हो, कवर कर देते हो ना, तो स्किन को ये समझ आता है कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई डोंट नीड टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। तो आपको एक अच्छा क्लेंजर और SPF तो आप 60 लाजमी, 60 मिनिमम 60 सही। और जो आप देखते हो ना कि सनस्क्रीन्स में वाइट कास्ट आती है एक मुंह पे, वो जिंक की वजह से होता है। तो जितना अच्छा जिंक का कंटेंट होता है उतनी अच्छी सन प्रोटेक्शन होती है। ओके, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमने जो सन ब्लॉक लेना है उसको देखते हैं ना कि उन्होंने कवर किया होता है अपना। जी, जैसे एथलेटिक जो लोग होते हैं, वो क्रिकेटर्स हो गए। अभी हमारे पास एक ओलंपियन आई हुई थी पिछले दिनों सैलून में, वो भी मुझे ये कही थी कि मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला यूज करती हूँ जब सन एक्सपोजर होता है, ऑब्वियसली, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से अफराद सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं, या सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो अब वो थोड़ा सा आप अनहाइजेनिक भी फील कर रहे होते हैं, बार बार यू कैन नॉट वॉश योर फेस और बार बार यू कैन नॉट रिमूव इट ऑफ। तो सन ब्लॉक भी जब हम यूज़ करते हैं तो कितने टाइम बाद अगर स्वेटिंग हो जाए तो हमें दोबारा मुंह धो के, दोबारा ड्राई करके, दोबारा से लगाना होता है? यू शुड हर 5 आवरली आपको सन ब्लॉक रीअप्लाई कर लेना चाहिए। ओके, 4 to 5 आवर्स, डिपेंडिंग कि आपका सन एक्सपोजर कितना है। घर में तो आप अगर हो मतलब तो आपको इतना नहीं, मतलब आपको लगाना चाहिए, फिर भी लोग कहते हैं इवन कुकिंग से, हीट से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, वो भी आप लगाओ। लेकिन अगर आपका पूरा दिन धूप में गुजरना है तो आप 4-5 आवर्स बाद रीअप्लाई कर लो। फिर जो आप कह रहे हो ना, लोगों का बड़ा होता है कि पता नहीं ऑयली ना हो जाए स्किन या कुछ, तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। कोई अब मैटिफाइंग भी आ गए हैं और कोई हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन्स भी आ गए हैं, लेबल्स को बस आइडेंटिफाई करना है। ओके, बिल्कुल सही। और अब चूंकि आपने स्किन की और ऑयली स्किन टोन की बात की है, तो एक एक्सपीरियंस है कि एक स्किन है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन जैसे ही वो फेस वॉश से या सोप से उसको वॉश करते हैं एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और ख़ासतौर पर इस मौसम में जब सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल उस स्किन को कैसे ट्रीट किया जाए जो वैसे तो ऑयली है लेकिन वॉश के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है? आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा स्किन का pH लेवल। सही। और अगर आपको लगता है कि आपने एक दफ़ा आपने लगाया इतना हाइड्रेट नहीं हो, तो दूसरी दफ़ा रीअप्लाई कर ले। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा करके बस छोड़ दिया। आपने अपनी स्किन को देखना, उसके मुनासिब चीज़ें यूज़ करनी है ना। इतना तो इंसान को पता चल जाता है ना कि मुनासिब हो गया है। हाँ, मतलब मैं अक्सर जो ड्राई स्किन भी मेरी, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी अपनी ड्राई स्किन है, तो मैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैंने एक दफ़ा एक मॉइस्चराइज़र लगाया, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद लगता है अभी भी मुझे ड्राइनेस फील हो रही है, मैं दूसरी दफ़ा अप्लाई कर लेती हूँ। बट इट्स गुड, क्योंकि आपकी बॉडी आपको खुद भी अलार्म्स दे रही होती है कि यू नीड बता देती है कि हाँ यू नीड। अच्छा, अब जहाँ पे मेकअप के हवाले से बात करें, स्किन केयर के हवाले से बात करें, तो मेकअप को रिमूव करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी भी एक टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि हम भी जब रोजाना हमारा कैमरे के सामने एक्सपोजर होता है तो बहुत हैवी मेकअप होता है। अब इसको रिमूव कैसे करना चाहिए? आप डबल क्लेंजिंग रखते हैं, ठीक है। और जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो मेरा देखा हुआ, मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा मेकअप रिमूवर्स भी हैं, माइसेलर वाटर्स भी आ चुके हैं, बट अगर आप ऑयल लेते हैं, कोकोनट ऑयल, ठीक है, हर्बल चीज़ है, आप कोकोनट ऑयल को एक दफ़ा अपने स्किन पे रब करें, मेकअप का सारा करके आप एक ड्राई वेट क्लॉथ से साफ़ कर लें, फिर से आप कोकोनट ऑयल लें और इसे अच्छी तरह मसाज करके साफ़ करके फिर मुंह वॉश करें, तो अंदर पोर्स तक से आपका सारा गंक निकल जाएगा। तो ये नहीं कहा जाता कि क्लॉग कर देते हैं पोर्स को? कभी भी, मैं वही बता रही हूँ, आप डैम्प कपड़े से साफ़ भी कर रहे हो ना, और फिर जो अंदर रह जाता है वो तो बहुत डीप होता है ना, फिर आप आए हाइड्रा फेशियल्स करवाएं, वो फिर प्रोफेशनल एक दफ़ा क्लेंजिंग आप करवा लें मंथली मेंटेनेंस के। अच्छा, मंथली इट्स फाइन। हाँ जी, बहुत से लोग तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर देखते हैं कि जैसे वो हम यूज़ करते हैं वेज़लिन हो गई, या फिर पेट्रोलियम जेली भी लोग यूज़ करते हैं, बट कोकोनट ऑयल जो है ना वो ज़्यादा एसोसिएट हुआ है विद स्किन केयर।
अच्छा। ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म होता है तासीर में, स्किन कोकोनट ऑयल उस कंपैरेटिवली ठंडा होता है ऑयल, जो हम लोग मानते हैं, हमारा जो आयुर्वेदा कहता है। तो बट ये है कि क्योंकि इट्स अ हेल्दी फैट जो और हमारे स्किन में अब्जॉर्ब भी हो रहा होता है, तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम एक नॉर्मल फेस वॉश से मुंह धो लें तो इट्स फाइन। बिल्कुल, बजाय कि आप बार बार रगड़ें फेस को, अपना एग्रेवेट करें स्किन को मेकअप उतारने के लिए, तो बेहतर एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज करें जो नेचुरल ऑयल है। उससे आपकी अपनी भी स्किन के ऑयल स्ट्रिप नहीं होंगे। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर औकात जब हम मेकअप रिमूव करते हैं ड्राई हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है और यहाँ पर रैशेस इवन पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये आप ट्राई करके देखिए, आप लोग तो रोज मेकअप करते हैं, ऑब्वियसली टू बी ऑन स्क्रीन ये बहुत इफेक्टिव है। इट्स वेरी हैवी, वो हैवी बेसिस भी बिल्कुल बिल्कुल फॉर द लाइट्स एंड एवरीथिंग। बट कितनी देर तक वैसे मेकअप हम रख सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं खवातीन जो मेकअप करके ऑफिस आ रही हैं, अगर उनका 8 घंटे का ऑफिस टाइम है, 6 घंटे का है, लेकिन उसके बाद एक्सटेंडेड आवर्स ट्रैवलिंग भी है, तो कितना हेल्दी है स्किन के लिए कि कितनी देर तक मेकअप रखें? और अगर बहुत लोग उसी मेकअप को दोबारा से फ्रेश कर लेते हैं, सही बात है, वो कितना खतरनाक हो सकता है स्किन के लिए? उसमें ये है कि आपने देखना है कि आपका मेकअप का टाइम कितना है। अगर आपने फुल डे ऑफ मेकअप करना है ना, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो करेक्टिव मेकअप है। अब नया रेंज मेकअप का आया है विच इज स्किन केयर प्लस मेकअप, तो जितनी देर वो आपकी स्किन पे लगा हुआ है, इट्स ऑल्सो एक्टिंग एज स्किन केयर एंड ऑल्सो मेकअप। तो अब स्पेशली फॉर पीपल जिन्होंने बहुत लंबे लंबे आवर्स मेकअप करना है, तो उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे अब सिरम्स हैं, आप अपनी स्किन के नीचे सिरम्स भी लगा सकते हो, सनस्क्रीन लगा के फिर मेकअप कर सकते हो, तो वो भी इट वर्क्स ब्यूटीफुली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम। हमारे दरमियान एक्सपर्ट फातिमा अमीन मौजूद, आर्टिस्ट हैं, और सिर्फ मेकअप के हवाले से नहीं बताया उन्होंने, स्किन केयर के हवाले से भी बताया और फिर मेकअप के रिमूवल के हवाले से भी बताया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किन केयर। बड़ी जबरदस्त चीज थी कि अब टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होती जा रही है ना, गाड़ियों के बारे में हम कहते थे गाड़ी जितना चलेगी उतना उसके जनरेटर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसकी बैटरी हेल्दी रहेगी। ऐसे ही अब स्किन केयर के, मेकअप की और चीज़ें कॉम्बो में आ रही हैं कि वो जितनी देर तक आप मेकअप अप्लाई करके रखेंगे वो आपकी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे, तो अब मेकअप आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बिल्कुल जनाब, और यही हम जानते हैं अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम ब्रेक पर जाने से पहले लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से फैशन में बात कर रहे थे, मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे, स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे थे। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिजवान, लड़कियां भी बड़ी फोकस्ड होती हैं, लड़के भी, कि कपड़े कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए मेकअप उसके साथ या नहीं, और ख़ास तौर पर समर्स की कलेक्शन जैसे ही हमारे विंटर्स खत्म हो रहे होते हैं, तो हम, या विंटर स्टार्ट हो रहे होते हैं, तब तो समर कलेक्शन पे ऑफ होता है, लेकिन जब विंटर्स खत्म हो रहे होते हैं तो हम तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि इस दफ़ा कौन से कलर्स इन होंगे, कैसे कट्स होंगे, कैसे हमने कपड़े लेने हैं, हमने शॉर्ट लेंथ पे जाना है, लॉन्ग लेंथ पे जाना है। तो ये बहुत ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। लॉन की आपने बात की है, तो इस मरतबा तो लॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी आ रही है, लॉन के साथ ऑर्गेन्जा भी, मुझे भी काफ़ी कुछ पता है वैसे इस बारे में, तो क्यों ना हम ये जाने फैशन डिज़ाइनर से जो कि एक्सपर्ट हैं इस मामले में, और न सिर्फ कपड़ों के ट्रेंड्स, उनके डिज़ाइन और उनका टेक्सचर, फिर आखिर में स्टाइल, क्या कहना। ऐमन अजीज हमारे साथ है प्रोग्राम में, आपको वेलकम कहते हैं। ऐमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ऐमन? मैं ठीक। ये जो हमारे पास आजकल लॉन में ट्रेंड्स आ रहे हैं खास तौर पर, जी, बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करें कि लॉन अब लॉन नहीं रही, लॉन जो है अब वो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस बन गया है, लग्जरी। सही कह रहे हैं, लग्जरी लॉन के एक स्पेसिफिक होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि लोग, मैं भी देख रही होती हूँ, तो लोग सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि वो कम्फर्ट की तरफ जाएं। अभी जैसे पैचेस हैं, काफ़ी पैचेस डिज़ाइनर्स जब ले आते हैं ना, तो वो टेलर्स के लिए भी बड़ा मसला हो जाता है और लोगों के लिए भी बड़ा मसला हो जाता है। और फिर समर्स में लोग चाहते हैं कि यार इतनी गर्मी है, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो थोड़ी लाइट सी भी हो और जो देखने में भी अच्छी लगे। तो फिर वो पैचेस की जहाँ बात करें, एम्ब्रॉयडरी की आप बात करें, तो वो यही बात है कि समर इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। एग्जैक्टली। तो अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो लोग यही चाहेंगे कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हो, लाइट कलर्स हों, तो ये चीज़ें सब चल रही हैं।
अच्छा, जिस तरह पैचेस की आपने बात की, उसमें मुश्किल ये भी होती है कि पैचेस गुम जाते हैं, मुश्किल ये भी होती है कि टेलर ज़्यादा पैसे उससे लेते हैं, तो प्रेटवेयर आपको सस्ता पड़ जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि अगर पैचेस आपने नहीं लगाने तो वो आप दूसरे सादे सूट पे लगा के भी उसको एक बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। बट आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी हम लॉन के हवाले से बात करते हैं तो अब डिजिटल प्रिंट्स, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड कि डिजिटल प्रिंट्स मार्केट में इन है, और ये ऑलमोस्ट 2012, 2013, 14 के उसमें स्टार्ट में आए और अभी तक चल रहे हैं। फिर इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आना शुरू हुई। एक टाइम था जो बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स आते थे, फिर थोड़ा सा लोग इससे पीछे होना शुरू किया, फिर सॉलिड्स का ट्रेंड आया। अब इस साल क्या ट्रेंड है? अच्छा, जैसे आपने बात की फ्लोरल प्रिंट्स की, फ्लोरल प्रिंट्स बीच में से कुछ टाइम के लिए चले गए थे, उसके बाद हमारे पास आ गए थे सॉलिड्स, ठीक है। अब बैक टू फ्लोरल प्रिंट्स, अब दोबारा से आपके भी फ्लोरल प्रिंट्स इन हो गए हैं, आपकी ब्लॉक प्रिंट इन हो गया है, आपकी लेसेस जो थी एक ज़माने में, मुझे याद है हमारी अम्मा के दुपट्टे पे, कपड़ों पे जी लंबी लंबी लेस लगी हुई है और वो हम लोग पहन रहे होते थे, तो अब वो सब कुछ फैशन में वापस आ गया है। तो अभी आपकी 2024 के ट्रेंड्स में आपकी लॉन्ग शर्ट विद लेसेस, लॉन्ग दुपट्टे लेसेस के साथ आपकी फ्लोरल प्रिंट्स, ये सब इन हो गए हैं। तो फ्लोरल प्रिंट्स भी तो उसमें तो जो फ्लोरल प्रिंट्स है वो छोटे हो गए। हम देख रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक बड़े बड़े फूल बने होते थे और बड़े बड़े प्रिंट बने होते थे, तो अब कलर्स बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। आपके ओवरऑल फिर हमने मेकअप भी उसी हिसाब से करना होता है, अब तो बालों के कलर्स भी हैं। तो कौन से कलर्स 2024 में समर में ख़ास तौर पर ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, वेदर के हिसाब से भी और मार्केट के हिसाब से? अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं। अगर आपने जैसे किसी इवेंट पे जाना है, अगर कोई शादी है या कोई भी इवेंट है, तो आपके पास जो ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स में आएगा वो जैसे डीप मरून है, ब्लू का डार्क शेड है, तो आप इसमें जा सकते हैं। पर अगर आप देखें तो समर्स में सबका दिल करता है कि हम लाइट कलर्स पे जाएं, तो आपके जो पेस्टल कलर्स हैं वो इन है, जिसमें आपके पास पिंक के शेड्स हैं, आपके पास लाइलिक है, आपके पास ब्लू के शेड्स हैं, आपके पास ग्रीन के शेड्स हैं, तो ये कलर्स बहुत इन होंगे। पर ज़्यादा वाइट मोनोक्रोम जो कलर्स आपके, ब्लैक तो जैसे आप बिल्कुल ही जो चाह भी रहा होता है, क्योंकि ब्लैक इज़ फेवरेट कलर ऑफ एवरीवन, तो हर कोई चाहता है कि मैं ब्लैक कलर पहनूं। पर समर्स में जैसे आप नहीं पहन सकते, तो आप वाइट कलर जो है वो बहुत इन होगा। और पेस्टल कलर्स समर्स में अगर किसी ने ब्लैक पहना हो ना मानू, तो अजीब सी देख के गर्मी लगती है। आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो कि समर्स में भी, विंटर्स में भी, हर मौसम में ब्लैक पहनते हैं, बिकॉज़ आई रियली लव ब्लैक। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी जो कि स्पेसिफिकली हमारे लिए है। और जिस तरह आपने कहा कि समर्स में लाइट कलर्स पहनते हैं, लाइट कलर्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है और हम बहुत से लाइट कलर्स खरीद लेते हैं। ऑन स्क्रीन लाइट कलर्स अच्छे लगते नहीं हैं, हमें डार्क कलर्स पहनने पड़ते हैं। तो हम अपने उन लाइट कलर्स को, उन कपड़ों को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट करें? समटाइम्स विद अ डार्कर दुपट्टा वी कैरी इट, बट कैसे उसको लेकर चलना चाहिए कि वो हमारी एक ऑन स्क्रीन अपीयरेंस ना सिर्फ हमारी बल्कि बहुत से ब्लॉगर्स भी हैं, उन्होंने भी स्क्रीन पे आना है, तो दे आर जस्ट अवॉइडिंग लाइट कलर्स। तो क्या करना चाहिए इस हवाले से? अच्छा, उसके लिए आपके पास, जैसे मैंने लेस की बात की आपको, अगर आपके पास कोई लाइट कलर आप ले रहे हैं, उसके बाद आप कोई अच्छा वाइब्रेंट लेस के साथ आप उसको या पैच के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, या एम्ब्रॉयडरी के साथ। अभी जैसे 2024 में आपकी एम्ब्रॉयडरी भी वापस आ गई है, ठीक है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कुर्तीज़ आपकी आ गई हैं एम्ब्रॉयडर्ड, तो आप उस तरह भी उसको लेके चल सकते हैं। फिर अगर आपने लाइट कलर पहना है, तो आप मेकअप अपना थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप लाइनर, बोल्ड लाइनर लगा सकते हैं कलर्ड, तो वो इस तरह चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आपके 2024 में एसेसरीज आ गई हैं, बैंड्स आपके आ गए हैं, आप अच्छे बैंड्स के साथ, आप बैंगल्स के साथ, आप मतलब इस तरह की चीज़ें आप ऐड ऑन, बैग्स आप, पाउचेज आप ऐड ऑन कर सकते हैं ब्राइट कलर के, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐड करके तो अपने लाइट कलर को बैलेंस आउट कर सकते हैं। सही। और अब देखते हैं कि अच्छा, वैसे बाकी जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं और आउटलेट्स भी हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है, ख़ास तौर पर सूट पूरा होता है, 2 पीस हो या 3 पीस ही सूट होता है, लेकिन ट्राउज़र्स अलग हैं, दुपट्टास अलग हैं, शर्ट्स अलग हैं, फिर उनकी मैचिंग का प्रॉब्लम है। क्या ये कंसर्न है पहनने वालों के लिए, सेलेक्ट करने वालों के लिए, या फिर अगर एक शर्ट अच्छी लगी तो अब उसको मैच करने के लिए तलाश करते रहें कि हम इसको कैसे मैच करें, या मैचिंग अब ट्रेंड में नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल सही बात करें। ये काफ़ी लोग मुझसे भी, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि किसी को थकना ना पड़े, यू नो। अगर आपके पास, मेरा बेसिकली जो ब्रांड है वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली, ठीक है, तो आप जाएं और आप वो चीज़ उठा लें। तो उसमें आपको ऑब्वियसली हमारा ऐसा सोसाइटी कि हमें दुपट्टा भी लेना है साथ,
ठीक है, ट्राउज़र भी मैचिंग होना चाहिए। तो आप ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी ट्राउज़र साथ नहीं मिल रहा या वो सेपरेट है, वो फिर आप एक जगह से लो, वो मैच नहीं हो रहा होता, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों के लिए भी है। तो इसके लिए मैं यही चाह रही होती हूँ कि एज अ डिज़ाइनर कि आपको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। आपका दुपट्टा अगर आपने समर्स में बेसिकली होता है आपके पास चॉइसेस हैं वाइट दुपट्टे की बहुत या वाइट ट्राउज़र की, स्टॉलर्स होते हैं। हाँ, तो अगर जो लोग जैसे किसी को कोई कुर्ता पसंद आ गया तो यू कैन वेयर इट विद वाइट ट्राउज़र। आजकल सलवार इज़ वेरी इन, एग्जैक्टली शलवार आपकी फैशन में वापस आ गई है। तो आप ये करें कि आप अपने लिए 2 दुपट्टे सेपरेट डिज़ाइन करके रख लें, लेस वगैरह लगा के, और साथ कोई ट्राउज़र या शलवार, तो आप उसको किसी भी कुर्ते के साथ पहन सकते हैं। सही। अच्छा एमन, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो ट्राउजर्स होते हैं, अब ये कॉटन लॉन ऐसा है कि थोड़ा सा ये सी थ्रू होता है, तो अक्सर औकात रूटीन में कुछ ख़वातीन ये करती हैं कि अगर उन्होंने दुपट्टा और शर्ट ली है तो उसके साथ जो ट्राउज़र होता है वो सिल्क में ले लेती हैं या रॉ सिल्क में ले लेती हैं, जिसमें बहुत शाइन नहीं होती है लेकिन वो थोड़ा सा एक तो उसका सही स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, वो चिपकता साथ नहीं है, सी थ्रू भी नहीं होता। तो इसके हवाले से क्या करना चाहिए? इज़ इट फाइन? और उसका ज़रा मैच भी कर रहा होता है, कॉटन के साथ शेड मिलता है, बहुत ज़्यादा उसमें शाइन नहीं होती। या सबसे ज़्यादा ख़वातीन का ये इशू होता है क्योंकि हम कॉटन या लॉन पहनते हैं, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं, हम नमाज़ पढ़ने लगे हैं, तो जब हम उठते हैं तो वो सारे उस पर बिल्कुल इतने रिंकल्स पड़ जाते हैं कि उसके बाद लगता है कि अब वी नीड टू चेंज। तो इसमें हम दूसरे स्टफ में जा सकते हैं फॉर द ट्राउजर्स? बिल्कुल जा सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने कलेक्शन निकाली थी ब्रूशा शर्ट्स की, वापस आ गई लॉन की, तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने बिल्कुल आप वाली बात की, यार ऑफिस में है, उठ के नमाज के लिए जाना है या कुछ भी करना है आपने, फिर आपने वापस आके अपने काम भी करने ऑफिस के, तो ऑब्वियसली वो नहीं अच्छा लगता। तो उसके लिए मार्केट में 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, तो 2-3 क्या बल्कि इस वक्त तो बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप कोई भी लाइट सा मटेरियल ले सकते हैं जो जैसे जॉर्जेट टाइप का होता है, उसके अलावा भी 2-3 मार्केट में ऑप्शंस हैं, तो वो आप बिल्कुल वेयर कर सकते हैं। तो वो, और पर ये आप ये देखें कि वो बहुत शाइन वाला ना हो, थोड़ा मैट में हो, ताकि वो आपके जो लॉन की शर्ट है उसके साथ स्टफ को साथ मैच कर सके। बिल्कुल सही। और ऑफिस वेयर और पार्टी वेयर, फिर लॉन घर में भी पहनी जाती है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चूँकि बजट का भी होता है कि हमें पूरी समर कलेक्शन तो हम नहीं खरीद सकते और अगले साल पता नहीं क्या ट्रेंड्स होंगे, ये भी कंसर्न होता है। तो क्या उनको आइडिया देंगी, क्या सजेस्ट करेंगी, कैसे गाइड करेंगी कि वो अपने इन मामलात को नाइट और डे, अगर पार्टी वेयर भी है या फिर ऑफिस वेयर है, तो किस तरह की सिलेक्शन उनके पास होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अब जैसे समर्स की हम बात करें तो समर्स के लिए आप लोग जाते हैं कि कंफर्ट की तरफ, कि जितना लाइट मटेरियल हो, लाइट स्टफ हो, सिल्क हो जाए आपके पास। अच्छा, लेलन लोग नहीं पहन रहे क्योंकि वही आपकी बात है, प्रेस ख़राब हो जाती है, ठीक है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप सिल्क की लॉन ले लें। सिल्क की जो लॉन होती है, ठीक है, बहुत फाइन लगती है, बहुत फाइन लगती है, बहुत एलिगेंट लगती है। उसमें आप प्रिंट्स आपके पास इतने अच्छे आ गए हैं, अब तो प्रिंट्स आ गए हैं तो लोग तो इंजॉय करेंगे, पहनेंगे कि जी अच्छा, क्योंकि होता ही था कि सॉलिड्स में आपकी प्रेस खराब हो जाए तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती थी। तो अब प्रिंट्स में ये होता है कि आपकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, कि आपकी जो प्रेस का इशू है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने दुपट्टा वगैरह, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 2 आपके पास दुपट्टे आप साइड पर रख लेंगे। अगर आपने इवनिंग में कहीं जाना है तो आप अपना अच्छा थोड़ा सा हैवी दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी के साथ या लेस के साथ, वो शाम में इवनिंग के लिए आप उसके साथ वेयर कर सकते हैं। वो आपका ऑफिस वेयर भी हो जाएगा और विद आप पेयर ऑफ हील्स रख लें, आप डिफरेंट एसेसराइज कर लें, आप कोई नेकलेस ले लिया, कोई इयररिंग्स ले लिया, इवन वो जो कांच की चूड़ियां हैं, बैंगल्स, इतना प्यारी लगती हैं समर्स में और बड़ा हीलिंग इफेक्ट देती है, क्योंकि रिस्ट वॉच से अक्सर जो है रैश हो जाता है, तो आप थोड़ी देर चूड़ियां पहने तो बड़ी हीलिंग इफेक्ट आता है उसका। एक और चीज, जिस तरह आपने कहा दुपट्टे पे लेस लगा के, वो भी बड़ा एक प्यारा ट्रेंड है, लेकिन अब वो कवर अप हो गया है, अब पीको वाले बड़ी अच्छी पीको भी कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको दुपट्टा देख रही थी, इसकी जो साइड पे बड़े प्यारे एजेस है, अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं ताकि आइडिया हो जाए कि इस तरह भी अगर हम चलेंगे तो वो भी एक बड़ा फैंसी लुक मिल जाएगी। अगर आप ये ना भी करवाएं, आप अपने प्लेन दुपट्टे पे सिर्फ ये भी करा सकते हैं। आप अपने लाइक वार्डरोब के लिए 2 से 3 दुपट्टे ब्लैक एंड वाइट में रख लें। अगर आपका वाइट दुपट्टा आप ब्लैक एम्ब्रॉयडरी करके साथ रख सकते हैं, वाइट के ऊपर कोई भी एक नियॉन कलर, लाइम ग्रीन जैसे बहुत इन था, वो करा के रख सकते हैं। तो वो वाइट अगर आपने फुल सूट पहना हुआ है तो आप उसके साथ वेयर कर सकते हैं। मतलब आप दुपट्टों के अंदर प्ले कर सकते हैं समर्स में। खुसास के साथ चीजों मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपसे पूछ लिया था कि कितनी कलेक्शन होनी चाहिए। तो खवातीन के लिए तो कपड़े जितने उतने कम हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने ज्यादा हो उसमें सेलेक्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है।
सिलेक्शन कैसे करें फिर? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है वैसे। एग्जैक्टली सिलेक्शन पे ये है ना, डिपेंड करता है कि आप वर्किंग वुमेन हैं या आप घर पे हैं या फिर आपकी आप जा के बाहर कितना जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वर्किंग वुमेन है उसको तो डेली बेसिस पे कपड़े चाहिए, ठीक है। वो फिर मोस्टली ये करते हैं कि वो फिर स्पेंड करते हैं कुर्ते वगैरह में, एग्जैक्टली ठीक है। वो फिर अपने लिए ट्राउजर या पैंट सेपरेट ले लेते हैं और उसके बाद वो कुर्ता खरीद लेते हैं कि यार अच्छा इसके साथ मैं ये कुर्ता पहन लूँगी, इसके साथ मैं ये कुर्ता पहन लूँगी। तो जो आपकी भी समर में कुर्तों की बहुत ऑप्शन है, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते बहुत इन हो गए हैं दोबारा से। कुछ फ्लोरल आप कुर्ते लेके उसके ऊपर आप लेस के साथ या आप लाइट एम्ब्रॉयडरी या पैचेस आपके बहुत मिल जाते हैं मार्केट में आपको अच्छे। आपने स्लीव्स पे पैच कर लिया, आपने बैक पे कर लिया, ठीक है। तो वो इस तरह आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो क्या एमन अजीज सिर्फ खवातीन की फैशन डिजाइनर हैं? अभी फिलहाल आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अब जिस तरह से अगर कॉटन वेयर की बात करें, लॉन की बात करें, समर्स की बात करें, तो मर्दों के लिए भी इतने ही इंपॉर्टेंट ये वेदर्स हैं और उनके पास यही कलर्स और यही जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं। तो उन्होंने लाइट कलर्स पहनने हैं, कॉटन पहननी है या लाइट लॉन पहननी है। तो उनके लिए क्या सोचा है मैंने फ्यूचर में? अभी तो फ़िलहाल मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया फॉर लेडीज़। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा है कि मैं लड़कों के लिए जैसे वेस्ट कोट्स हैं विद अजरक के साथ, ब्लॉक प्रिंट के साथ, ठीक है। ब्लॉक प्रिंट इज़ वेरी इन, वो दोबारा से आ गया और मैं NCA से ग्रेजुएट किया हुआ मैंने, तो वो एक हमारा मेजर भी है कि मैं खुद कर भी सकती हूँ। तो मेरा है कि वो ब्लॉक प्रिंट्स इवन साड़ियों पे बड़े अच्छे लग रहे हैं और कॉटन की साड़ियाँ, लॉन और कॉटन की साड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। इवन हम देखते हैं कि बहुत से फ्रेशली ग्रेजुएट्स जो हैं उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे वेंचर्स भी स्टार्ट किए हैं और इतना जबरदस्त वो बहुत बैग्स के साथ। अभी जैसे मैंने बात की पाउचेस जो कैरी कर सकते हैं आप, तो वो बहुत इन है। और जैसे अभी बैक टू लड़कों के कपड़ों पे, तो वो ये है कि मैं आइडिया ये दे सकती हूँ कि जैसे वेस्ट कोट्स हैं आपकी, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मोनोक्रोम आपकी मैंने बात की, तो उसमें भी जा सकते हैं। फिर आपके पेस्टल शेड्स हैं तो आप लाइट वेस्ट कोट भी वेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर लाइट प्रिंट्स हों, जैसे प्रिंट्स अब इन हो गए, सेल्फ प्रिंट्स हो सकते हैं, लाइट फ्लोरल प्रिंट्स भी, जैसे अब तो सब चलता है, अब तो सब पहन रहे होते हैं ना। वो पहले टाइम की बात थी कि यार मर्द जो है वो ये कलर नहीं पहन सकते, ये स्पेसिफिक। यस एग्जैक्टली, ये था कि कलर्स नहीं पहन सकते, पर्पल। अच्छा अभी भी कुछ हैं कलर्स जो कि नहीं पहने जा सकते, लेकिन शॉकिंग पिंक आप नहीं पहन सकते, पर लोग पहनते हैं। हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अगर आप शॉकिंग पिंक के साथ ब्लैक वेस्ट कोट पहनेंगे यू विल लुक अमेजिंग। तो ये जो होता है कि या इवन आप ब्लैक के साथ, ब्लैक वेस्ट कोट के साथ शॉकिंग पिंक पॉकेट स्क्वायर बहुत अच्छा लग सकता है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी मैं, लड़कियों के लिए समर्स में कहा जाता है येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। किसी भी पिक्चर में आपने प्रोमिनेंट होना है, आपने किसी शादी में प्रोमिनेंट होना है, तो येलो की सारी जो फैमिली है, ऑरेंज मस्टर्ड, ये कलर पहन ले आप, प्रोमिनेंट हो जाएंगे। नियॉन, पैरेट ग्रीन, ये बड़े प्यारे लगते हैं। इसके अलावा कौन से कलर्स हैं समर्स के? अच्छा अभी जैसे आपने बात की अभी लाइम ग्रीन, बहुत नियॉन में जो आपने बात की आप पहन सकते हैं। अच्छा शॉकिंग पिंक पहन सकते हैं, पर्पल लाइलिक की शेड्स पहन सकते हैं, नेवी ब्लू मैंने बताया था आपको, ब्लू के जो डार्क की शेड्स हैं वो आपकी समर्स के लिए हैं। रेड मरून की शेड्स हैं, चाहे वो लिपस्टिक में है, वो नेल पेंट में है, वो आपके कपड़ों में है, वो आप पहन सकते हैं। डार्क कलर्स अगर आप प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, अदरवाइज पेस्टल कलर्स तो आपके समर्स के लिए हैं ही हैं। लास्ट ईयर तो एक्वा भी ऐड ऑन हुआ था कि इसमें कलर्स में कहीं वो वाला एक्वा ब्लू हो या, हाँ बिल्कुल ब्लू के शेड्स में आपको यही बता रही हूँ कि ब्लू इन है। ठीक है। अब जरा हम एमन से पूछते हैं कि एमन का फैशन डिज़ाइनर सोचते कैसे हैं? ये जो हम मुख्तलिफ डिज़ाइन आते हैं ना हमारे सामने कि हमने कलर्स कॉम्बिनेशन बन गए और नया डिज़ाइन आ गया है, फिर इसकी सोच इतनी डिफरेंट कैसे हो जाती है कि सारे फैशन डिज़ाइनर्स के फैशन और डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं? अच्छा बेसिकली होता ये है कि डिज़ाइंस कपड़ा सबका सेम होता है, पर हर इंसान का सोचने का तरीका देखने का तरीका डिफरेंट है। अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मेरे माइंड में आपके लिए एक इमेज रेडी हो जाएगा कि अच्छा मैंने इनको ऐसे डिज़ाइन करना है, तो वो कोई और अगर आपको देख रहा होगा वो उस विजन से आपको, तो ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट कर देती है। वरना मटेरियल तो मार्केट में सबके लिए सेम है, कपड़ा सबके लिए सेम है। एक आपका जो विजन है, आप अगले बंदे को कैसे देख रहे हो, कैसे जज करें, आप उसके लिए क्या प्लान करें, वो प्लानिंग बहुत डिफरेंट होती है।
सही। एमन, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो फ्यूजन का कंसेप्ट है हमारे आजकल समर्स में, अब उसमें ये है कि कुर्तास के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो शर्ट्स होती हैं उस पर हम इवन टी शर्ट्स के साथ चूड़ियों का भी एक कंसेप्ट आ रहा है, बड़े डिफरेंट से फ्यूजन आ रहा है, फिर टी शर्ट के ऊपर ट्रक आर्ट आ रहा है। तो अब ऐसी चीज़ें जो है मार्केट में नई नई आ रही हैं कि मज़ा आता है पहन के। आप देखते हैं कि सादे शलवार कमीज़ होती है और पॉकेट के ऊपर कोई बलोची कढ़ाई या सिंधी कढ़ाई, उसकी वो भी बड़े प्यारे एक लुक दे रही होती है, कफ्स के ऊपर काम होता है। तो ये भी क्या फैशन में है या ये पहले 4-5 साल पहले का फैशन है? नहीं, अभी ये हो रहा है कि आपका जो रिवाइवल ऑफ विंटेज है वो हो रहा है। जैसे आपकी जितनी पुरानी चीज़ें थी, जैसे आपने एम्ब्रॉयडरी की बात की, ट्रक आर्ट की बात की, बीच में से ये थोड़ा सा गैप आ गया था इन चीज़ों में। अभी वही बात है कि सारी पुरानी चीज़ें वापस आ गई हैं और मोस्टली ये होता है कि समर्स में ये ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं, कलरफुल सी। तो जैसे एम्ब्रॉयडरी है तो वही पैचेस आपकी स्क्रीन प्रिंट, आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग जिसमें ब्राइट कलर्स भी हैं, वो सब इन हो गए हैं। सही हो गया। और हम जब फैशन की बात करते हैं तो फैशन शोज़ भी हमारे जहन में आते हैं। हाँ। और फैशन वीक्स भी हैं और फिर वहाँ पर जो डिस्प्ले किया जाता है जो फैशन के नया ट्रेंड है, तो एमन उनको फॉलो करती हैं डिज़ाइंस। सबसे पहले अपना डिज़ाइन तैयार करके किसको दिखाती है एमन कि इज इट ओके या अब इसमें कुछ चेंज करना है? हो जाता है लाइव ट्रांसमिशन। अच्छा, होता ये है कि सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा। कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो वो किसी और को कैसे अच्छा लग सकता है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं अच्छा ये आपने कहाँ से लिया या आपने कैसे बनाया, तो हमें भी सेम ऐसा चाहिए। हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर अच्छा ये चीज़ किसी को अच्छी लगी तो मुझे चाहिए कि मैं इसमें थोड़ा सा प्ले करूँ, तो मैं उसमें पे डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ, उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, ऐड ऑन कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये इस तरह पूरी प्लानिंग होती है। जितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट इंसान खुद को कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि अपने आप को देख के पता लगता है कि मैं उस सूट में कैसी लग रही थी, इसमें कैसी लग रही हूँ। अब एक और चीज़, हर टाइप की बॉडी होती है, चबी भी हैं, स्किनी खवातीन भी हैं। अब उनको किस तरह की कट्स पहनने चाहिए? अक्सर औकात हम देखते हैं कि समर्स में वी आर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ स्लीव्स, खुले हो। एक तो इजी ये भी होता है कि वजू करना है तो ऊपर हो जाए, एक दूसरी बात है कि जब ऊपर नीचे करें तो चुभे ना। समर्स में वी रियली वांट समथिंग रियली इजी, तो लेकिन लुक हमारी अच्छी आती है जो बिल्कुल फिटेड स्लीव्स होते हैं। तो अब चबी लुक को थोड़ा स्लिम डाउन करने के लिए, स्लीक दिखाने के लिए कैसे कट्स होने चाहिए, और जो थिन खवातीन होती हैं उनको अपने आप को ज़रा चबी दिखाने के लिए कैसे कट्स होने चाहिए? अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा यही चाह रही होती हूँ कि लोग इस चीज़ के ऊपर ज़रा बात भी करें और उनको पता होना चाहिए कि अच्छा, लोग कहते हैं किसी और को देख लिया तो यार मैं भी ये पहन लूँ तो शायद मैं अच्छा लगूँ या अच्छी लगूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन मेकअप में भी, कपड़ों में भी, किसी भी चीज़ में आप देख लें तो आप देखें कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट कर रही है। अगर फैशन में शॉर्ट शर्ट हैं और आप पे नहीं सूट करी, वही बॉडी की बात है, कुछ लोग हेल्दी होते हैं तो वो डबल नज़र आएंगे अपने साइज से। बेशक वो चीज इन है पर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। I still remember वो पटियाला शलवार और शॉर्ट शर्ट का फैशन था, मैंने आज तक नहीं पहनी। क्योंकि ये बात है ना, आप अपनी बॉडी को देख के चलते हैं सच में कि वो क्या चीज कंफर्टेबली, आप उसको किस चीज को आप इजीली वेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुद कंफर्टेबल होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो यही बात है कि आप कंफर्टेबल किस चीज में, कंफर्ट के बाद तो कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अच्छा एमन, बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमने फैशन देखा, हमने सूट का डिज़ाइन देखा और वो जो उसके साथ बैग में भी आता है उसको देख के अब जैसा सूट उसके ऊपर लग रहा है वैसा हम पहने, वैसे हम क्यों नहीं लग रहे? अच्छा, इसका क्या हाल है? वो यही बात है ना, मॉडल साइज। आप एक चीज़ मॉडल पे देख रहे हैं, ठीक है, अब हर कोई मॉडल नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब अगर आपने अपने आप डाइट कर करके आपने मॉडल बना लिया है, ठीक है, कि आपने इस जोड़े में पूरा आना ही आना है, ठीक है, वो पर ये बात है ना कि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, वो बंदी डिफरेंट है, पर आप उसको अपने तरीके से डिजाइन करें। यानी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी अपनी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। फिर आप अगर सादा लॉन का जोड़ा भी पहन रहे ना तो वो भी सूट करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने एमन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे दरमियान फैशन डिजाइनर एमन अजीज मौजूद थी जो फैशन ट्रेंड्स के हवाले से, लॉन ट्रेंड्स के हवाले से बात कर रही थी। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आए तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि जैसे हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं गर्मियों में मेकअप का भी, खाने पीने का भी, अपने फैशन का भी, ट्रैवलिंग का भी, लेकिन एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो ये कि हम कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं
कि शायद हमारे कहने से, बार बार कहने से गर्मी आ गई या गर्मी ज़्यादा है, गर्मी कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। वैसे वो जब हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे ना, तो वो हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराते थे और कहते थे आंखें बंद करके फील करें कि बर्फबारी हो रही है तो आप आंखें बंद करके फील करें बर्फबारी हो रही है, कहते इट्स ऑलवेज इन योर माइंड। मुझे कबूतर याद आ गया, वो आंखें बंद कर लेता था और कहता था कि खतरा टल गया, खतरा टल गया। तो खतरा तो नहीं टलता था। तो जो मौसम है, अल्लाह ने ये मौसम बनाया है, तो इन मौसमों को हमें इस हिसाब से सेलिब्रेट भी करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। और इन तमाम मौसमों में अगर गर्मियां नहीं आएंगी तो हम आम कैसे खाएंगे, और गर्मियां नहीं आएंगी तो हम तरबूज कैसे खाएंगे। और तरबूज आ गए हैं, तरबूज आ गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन इतने मीठे नहीं है, तरबूज आ गए हैं, वो हाइड्रेशन के लिए बड़े अच्छे हैं। तो आपने गर्मियों का नाम लिया तो मुझे तरबूज भी याद आ गया, और थोड़ी ज्यादा गर्मियां होंगी तो आम आ जाएंगे, और क्या ही बात है। देखिए ना, मिल्क शेक्स होंगे, लस्सी होगी, फिर सत्तू होंगे, लीमू का पानी होगा, लीमू और मजे मजे के क्या मजे मजे के फ्रूट्स होंगे। और जितनी वेरिएशन फ्रूट्स की गर्मियों में है, सर्दियों में इतनी नहीं होती है, आपस की बात है। हम गर्मी की कंप्लेन ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें इग्नोर हो रही हैं। अच्छा, फिर इस वजह से भी कर रहे होते हैं क्योंकि गर्मी रहती है पाकिस्तान में जरा ज्यादा अरसे, 8 महीने तकरीबन गर्मी रहती है। पता नहीं रहती ज्यादा है या लगती ज्यादा है, या फिर उसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि अभी हमारे ब्रेक पर जाने से पहले डिजाइनर से बात कर रहे थे, तो अक्सर खवातीन यही करती हैं कि लॉन और कॉटन के कपड़े ज्यादा बनाती हैं और सर्दियों के कपड़े कम बनाती हैं, और सर्दियों में वो कॉटन के कपड़ों के साथ शॉल्स या स्वेटर्स ले लेती हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी और इकोनॉमिकल अप्रोच है। अगर आप देखें ना, तो उनके पास भी टीज ज्यादा होती हैं, जो टी शर्ट्स हैं वो ज्यादा होती हैं, उनको ज्यादा पहना जाता है। और उसमें भी जैसे कॉम्बिनेशन होता है ना कि आपके पास 2 या 3 अच्छी जीन्स हैं, तो उनके साथ तमाम टीज जो हैं वो आपकी चल जाती हैं। और फिर अगर आप कैजुअल भी चेक वाली शर्ट्स आपने पहनी है तो वो भी चल जाती हैं। तो इतनी वैसे मुझे ना रिजवान, आपकी ये जो टीज और जीन्स से ना वो गाना याद आ गया, पुरानी जीन्स और गिटार। तो जब हम पुरानी जीन्स के हवाले से बात करते हैं, गिटार के हवाले से बात करते हैं, तो गिटार लिए एक सिंगर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नौजवान सिंगर। इन सिंगर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर्स, लेजेंडरी सिंगर्स, उनसे इनकी आवाज़ भी मिलती है। और पाकिस्तान में सिंगिंग के टैलेंट के हवाले से जो बात की जाती है कि हमारे यहाँ टैलेंट बेपनाह मौजूद है, सिर्फ मौका मिलने की बात है। तो हमजा अली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, आपने गिटार जो सजा के रखे है, इसका मतलब है तैयार है आप। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सिंगिंग का आगाज कब किया? 2016 में या 17 में म्यूज़िक स्टार्ट किया PNCA से, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल से। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते गए, RAC रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से सीखा। तो बस सीखते सिखाते बस कर रहे हैं। क्यों किया म्यूज़िक का इंतखाब, क्यों किया? बिकॉज मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है दूर दूर तक म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड। लेकिन मुझे शौक़ था स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, जब हम लोग स्कूल में नाते वगैरह पढ़ते थे, ये वो सब चीज़ें। तो बस वहाँ से ही मोटिवेशन मिली कि यार हमजा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम कर सकते हो। सो मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई करना है। अच्छा, मोटिवेशन मिली? हाँ। क्योंकि अक्सर बिल्कुल टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने, सब ने बड़ा मोटिवेट किया कि भाई ये करो। फिर उनसे ऐसा गाना सुनाते उनको जो उनको ये लगता था कि हमजा की आवाज़ बहुत अच्छी है? काफ़ी गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये था कि मुझे पता नहीं था कि यार ये क्लासेस कहाँ होती हैं, ये गिटार क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस कहाँ होती हैं, ये अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मुश्किल था इसको ढूंढना। अच्छा, वैसे रिजवान, सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लग रही है कि हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में जो भी आ रहे हैं वो प्रॉपरली आर्ट म्यूजिक स्कूल से ग्रेजुएटेड है, जो सीखा हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारे नौजवान जो हैं आर्ट म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं। प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना, लेकिन सीखे बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब सीखना तो ज़रूरी है। तो वैसे गिटार कितने अरसे में इंसान सीख सकता है? ये डिपेंड आप पे करता है। गिटार जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो आपसे मांगता है आपका टाइम और आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, आप कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आप यकीन करें, इनको मतलब उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है हारमोनियम कैसे प्ले होता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो 1 साल में प्ले करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनका माइंड और उनका टाइम, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सही। अच्छा हमजा, समटाइम्स ऐसा होता है कि घर में म्यूजिक लगता है क्लासिकल, तो आदत हो जाती है बच्चों को सुनने की। फिर समटाइम्स ये होता है कि जिस टाइम पे हम बड़े हुए तो पॉप का जो पाकिस्तान में हमने देखा बूम, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट था पॉप में। तो आपको सुनना कब जो है बहुत पसंद था और तब से आपने स्टार्ट किया है, या जो स्कूल में नॉर्मली कंपटीशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके? नहीं, बचपन से ना मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाता था, मतलब मुझ में था। सुर में रोते थे? हाँ, बस मैं सुर में रोता कह सकते हैं आप। या बचपन से ना मुझे अजीब अजीब आवाज़ें निकालना या कुछ भी, मतलब वैसे ही कोई भी ना, बड़ी खतरनाक बात है अजीब अजीब आवाज़ें निकालना। मतलब ये सब चीज़ें ना मैं ट्राई करता था। फिर मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, सुनता था मैं। किसको सुनते थे? मतलब मेरा आतिफ असलम बहुत फेवरेट है,
अच्छा। नूरजहां बहुत फेवरेट हैं, नुसरत फ़तेह अली खान बहुत फेवरेट हैं, और जो पाकिस्तानी हमारी तीनों मेहदी हसन बहुत फेवरेट है, पॉप देखें, मेहदी हसन खान क्लासिकल साहब। देखें। बहुत फेवरेट है मेरे मेहदी अच्छा, हसन। एक जिनके ऊपर जापानीज ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, एक जिसको पूरा भारत जो कहे, आशा भोसले जी ने उनके बारे में कहा ना कि मेहदी हसन खान साहब के गले के बारे में, और फिर मलका रत्नम मैडम नूरजहां, बिल्कुल मलक नंबर नहीं है, और आतिफ असलम, अभी पूरी दुनिया गर्विदा है जैसे क्या गाना बात आता है, बिल्कुल। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं और किसका सुना रहे हैं सबसे पहले? कोई OST सुनेंगे या मेहदी हसन खान साहब की कोई जैसे आपको, जो आपको अच्छा लगे। चल मैशअप करना चाहते हैं तो हाँ, वो भी मैशअप कर करना सकते चाहते हैं, और ये भी आजकल ट्रेंड है। चलें एक OST से स्टार्ट करते हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में दिल रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दो, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जो भी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरे ही खातिर लूं सो जनूं मैं, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हमजा, वैसे तो आपने कहा कि बैकग्राउंड कोई नहीं है, घर में कोई नहीं था मौसीकी का, तो रोका भी चाहता है फिर बच्चे को कि ये क्या शुरू कर रहे हो? बिल्कुल। कुछ काफ़ी लोग मतलब फैमिली में भी ऐसा है कि ये कौन से काम शुरू कर दिए ये वो, लेकिन मेरी अम्मी ने बड़ी सपोर्ट किया है, और बहुत कम लोगों की मोटिवेशन से मैं यहाँ पे आया हूँ। कम लोगों बहुत, की? हाँ, कम लोगों क्योंकि ज़्यादातर लोग बस मजाक ही बना रहे थे कि कौन से काम शुरू कर दिए हैं, इसका आगे फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, फ्यूचर बन सकता है। अच्छा, जिन्होंने मोटिवेट किया तो उनकी मोटिवेशन से क्या कर रहे हैं म्यूजिक में, कितनी देर सीखते हैं, एकेडमी जाते हैं, रियाज कितनी देर करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज कैसे लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आजकल इनोवेटिव म्यूजिक का भी ट्रेंड है। ऐसा ये है कि जितना सीखा जाए उतना कम है, रोज़ आप रियाज से रोज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है, कितनी देर? और 1-2 घंटे। उस्तादों की तरह मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं 20-20 घंटे रियाज कर, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे जो हमारी रूटीन में क्लास होती है उस पर क्लास लेता हूँ। उसके अलावा मैं एक शो कर रहा हूँ PTV वर्ल्ड पे, बस वो शो भी साथ चल रहा है, और साथ वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं या नहीं, एक फराह हुसैन एक TV शो है, उसमें मैं एज अ सिंगर उनके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा बात करेंगे, एक सिग्नेचर होता है फनकार का कि ये उसका सेट पैरामीटर है, इस स्केल से ऊपर नहीं जाएगा, इस स्केल से नीचे नहीं जाएगा, तो हमजा अली ने अपना वो स्केल सेट कर लिया है या अभी उसकी तलाश जारी है? नहीं, देखें, जब आप उसको सीख रहे होते हैं ना म्यूज़िक को, तो एक स्केल ये ना सीखने से ही आता है,
ठीक है। अब मुझे पता है मेरी लिमिट ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा के गाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा मुझसे नहीं गाया जाएगा। तो बिल्कुल बस एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ये होती है सुर समझने की और सब, मतलब ये रियलाइजेशन है कि हमजा इससे ऊपर नहीं जाएगा या इससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब ऐसा हो गया कि मैं अब कोई भी गाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे विद अ सेकंड मुझे पता लग जाएगा कि मेरे लिए स्केल सूटेबल है या नहीं। अच्छा, यानी कि सेल्फ एनालिसिस भी है इसमें। ये नीचे भी नहीं होना चाहिए, अगर नीचे हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे ये क्या गा रहा है, आपको समझ नहीं चार नाम नहीं है ना, ऊपर भी नहीं गाना। हाँ, और मैं यही देख रही थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, फिर आप आतिफ असलम को पसंद करें तो बहुत हाई नोट्स पे गाते हैं वो। तो वो कितने हाई नोट्स पे गाते हैं। फिर आप मेहदी हसन को देखें तो ये बड़ा डिफरेंट है सारी चॉइसेस। तो क्या सारों के गाने गा लेते हैं या बीच में? गाने कोशिश कर लेते हैं, कोशिश कर तेरी वजह कोशिश ही होती है, वो उन जैसा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं और कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके। फिर हम शुरू करते हैं आतिफ असलम से। अब आतिफ असलम का कोई गाना अपनी पसंद का जो, खैर वैसे आतिफ असलम के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कि इस तरह से हिट हुए कि वो बाकायदा पूरी दुनिया में उनके वो टॉप चार्ट्स में रहे। तो अब आतिफ असलम का एक गाना है जिससे आतिफ असलम बने थे, आदत। अगर मुझे आदत याद नहीं है लिरिक्स, या आप कोई भी आतिफ असलम का पाकिस्तानी गाना या इसके साथ साथ आतिफ असलम हो या नुसरत फतेह अली खान साहब हो, दोनों जो है एक ही मूवी में करते हैं। और उसका अगर आप एंड करें, बेसिकली उसका आप एंड करें अगर आप मेहदी हसन से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपको बेहतर लगे। खान साहब का गाना हम सबसे आखिर में सुनेंगे। अच्छा, खान साहब क्योंकि सबसे बिल्कुल अलग से आतिफ असलम इम्तिहान में डाल दिया रिजवान ने। आतिफ असलम का कोई सा भी गाना सुना दो। वो एक्चुअली जैसे वाइवा होता है ना, Exactly. अच्छा होता पता है कॉन्सर्ट्स में भी आप तैयारी करें, अक्सर कॉन्सर्ट्स में भी ऐसा होता है, आर्टिस्ट आया स्टेज पर, उसे गाना शुरू करना है और वो अपने नोट्स सेट कर रहा है, बीट सेट कर रहा है, तो क्राउड की तरफ से ना ऐसे शरारत आ जाता है कि एक डिमांड की जाती है कि हमें ये गाना सुनना है, ये गाना सुनना है, और उतनी देर में आर्टिस्ट तैयार भी नहीं हो रहा था और वो ज्यादा उसको कंफ्यूज। लेकिन हमारा आर्टिस्ट तैयार हो गया है, हमारा आर्टिस्ट स्टार्ट भी हो गया है, चलिए आर्टिस्ट स्टार्ट हो जाए। माइंड में कोई नहीं आ रहा, जो आपको पसंद इंडियन ये है वो जो कि मैशअप जो आप नुसरत फतेह अली खान साहब का सुनाना चाहते हैं, या अब रिजवान आपने अब सिंगर को तंग नहीं करना, रिजवान ने ना वो टीचर्स जो जब वाइवा लेते हैं ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आराम से हमजा को जो डिस्टर्ब कर दिया फरमाइश है तो मैं कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों से मिला दे। कुछ इस तरह मेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। तू हर घड़ी हर वक्त मेरे पास ही रहा है, हाँ ये दिल कभी दूर कहीं पास ही रहा है। जो भी गम है ये तेरा, उसे तू मेरा बता दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। अमेजिंग, आउट ऑफ जो है ना सिलेबस क्वेश्चन था, लेकिन जबरदस्त निभाया आपने। क्या बात है हमजा आपकी। हमजा, म्यूजिक के हवाले से हम आपसे जान रहे हैं, आपकी सारी जर्नी के हवाले से, लेकिन समटाइम्स जर्नी स्टार्ट होती है घर से, बाथरूम सिंगर होता है बंदा, या समटाइम्स किचन में अकेला होता है तो साथ साथ गुनगुना भी रहा होता है, या ऐसा होता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बैठ के गुनगुना रहे होते हैं। तो आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? अच्छा, मैं तो हर जगह गा रहा होता था, घर में भी, कहीं चलते फिरते भी, गली में कहीं जा रहे हो कि काम, मतलब हर टाइम गुनगुना। गलियों में तो दीवाना गाता है लेकिन मैं दीवाना नहीं था। आर्टिस्ट होता ही दीवाना है। बिल्कुल, आर्टिस्ट तो होता ही दीवाना और सेंसिटिव है, ऐसे ही है। कहते ना समझदार बंदा आर्टिस्ट कैसे होगा। हाँ, ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमजा, एक होता है आपके लिए
गाना बनाना जी पहले से बने हुए गानों को परफॉर्म करना निस्बतन आसान समझा जाता है कि आपको ज़रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ट्यून भी है, रिदम भी है, म्यूजिक अरेंजमेंट भी है। तो अपना गाना हमजा कब बना रहे हैं? मेरा एक गाना चल भी रहा है, अच्छा, ज़िंदगी का सफ़र, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन भी मेरी है। और इसके अलावा आजकल कहानी सुनो तो बड़ा वायरल चल रहा है, उसमें मैंने भी कुछ लिरिक्स लिखने की कोशिश की है। क्या बात कौन है। सा? कहानी सुनो तो सुना है ना? हाँ। जी जी उसमें मैंने भी कुछ नए लिरिक्स लिखे हैं, प्लीज प्लीज तो मैं प्लीज। वो भी आपको सुना दूंगा अगर आप। कहीं वो तो नहीं है कि मुझे प्यार हुआ था कई बड़ा बार ख्वाब हुआ है, था नहीं, या मैं नहीं 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 ख्वाब मैंने हूँ? मुकम्मल मतलब टोटली उसको चेंज किया है, मतलब थोड़ा कोशिश अच्छा की जो मतलब प्लीज प्लीज, क्योंकि कहानी सुनो एक ऐसा गाना है जिसके इतने वर्जन हमें इतने मिलते versions हैं हैं। और हर वर्जन खूबसूरत है। तो फिर गाड़ी आज में ये- बैठा उसका वर्जन बना रहे हैं, कोई स्टेज पर खड़ा उसका वर्जन बना रहे हैं, स्टूडियो में उसका वर्जन बना रहे हैं। अब सुन रहे हैं हमजा अली का वर्जन, कहानी सुनो। कभी आ तो सही मेरे पास से कहीं, दिल दुखता है रोती है आंखें मेरी, तुझे दिल में बसाया, तुझे अपना बनाया, तुझे रब से दुआओं में मांग लिया, ना जाना कभी मुझसे दूर कभी मैंने प्यार किया था, इकरार किया था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैंने कोशिश की थोड़ी सी। जबरदस्त। और अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और हम जो कि बात कर रहे थे उस म्यूजिक की जो कि हम सुनते हैं और पसंद करते हैं, हमजा जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से शहर में आता है? कौन से शहर में आता है? पिंडी में। पिंडी में ज़रा मज़ा आता है। पिंडी बॉयज जो है वो ज़्यादा पिंडी थोड़े बॉयज active- बहुत ज़्यादा करते नहीं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, नहीं, उनको फरमाइशें ज़्यादा अच्छा होती सुनाओ तो हैं। फिर वो एंजॉय भी करते हैं। Enjoy Enjoy भी बहुत करते हैं। इवेंट्स किए हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं। सही हो गया। अच्छा हमजा ये बताइएगा, अब जैसे आप लेटेस्ट म्यूजिक भी सुन रहे हैं, कनेक्टिविटी आपकी ओल्ड क्लासिक के साथ भी है, तो अब आपका क्या जो है जॉनर है, किस तरफ आप लेके चलना चाहते हैं इसी तरह, क्योंकि अभी आपने कहानी सुनो में भी एक क्लासिकल टच दिया था, तो बेसिकली आपका क्या प्लान है, आपने किस तरह आगे लेकर चलना है? पॉप को लेकर चलेंगे, क्लासिक टच देंगे, रीमेक्स करेंगे, तो क्या उसमें भी क्लासिक, क्योंकि आपकी आवाज़ सुन के मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लासिक टच आपका मेरे ख्याल से अच्छा, मेरी इंटरेस्ट है। कोशिश मेरी कोशिश ये है कि मैं मतलब एक ही अपना जोनर ना रखूं, जैसे कोई मैं रॉक गा रहा हूँ या पॉप गा रहा हूँ, मतलब मैं सब ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सब ट्राई करूँ, कोशिश करता रहता हूँ। तो ये भी सबसे मुश्किल तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आप मुख्तलिफ वेरिएशंस को जो एक साथ कोशिश करें, ऐसे ही है, क्योंकि जब सिंगर की पहचान बनती है, जैसे अब अभी कहानी सुना आपने, तो उसके बाद इनके आने वाले जितने भी गाने हैं वो तकरीबन उसी जॉनर के हैं। बिल्कुल। तो अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप मेहदी हसन साहब के भी गाने सुनते हैं, तो एंड पे उनके गाना कोई जिसको आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं? कोशिश करूँगा मैं, ये बहुत मेरा फेवरेट है उनका गाना, तो आई लव दिस कंपोजिशन, मतलब कमाल सुनाता हूँ। गुल ने भूल से बुल्ले गहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं,
के प्यार में, जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बादशाए हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाए हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा भी हो और मोहब्बत की प्यास हो, जाने वफा भी हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। वाह क्या क्या बात बात है क्या जी, बात है। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम और दुनिया नहीं। प्यार में जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल जनाब, और ये वाकई सच है कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। इसी बात पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया हमजा, इतने जबरदस्त गाने का। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक इन सुबह पाकिस्तान। और सुबह पाकिस्तान में ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़े मज़ेदार सा म्यूज़िक सुन रहे थे, आपको भी सुना रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त से कंपोजिशन, क्लासिक टच के साथ हमने नया जो आजकल पाकिस्तान का म्यूज़िक है वो भी सुना, फिर ओल्ड क्लासिक म्यूज़िक भी सुना। लेकिन रिजवान, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं और पाकिस्तान के म्यूज़िक सुने तो हम कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, तो हम फ़ौरन कनेक्ट कर जाते हैं अपनी रूट्स के साथ। और पाकिस्तानी म्यूज़िक है ही ऐसा, और कभी भी कहीं भी हम पाकिस्तान से बाहर जाएं पूरे कल्चर तो की बात करें ना, तो पाकिस्तान से बाहर जाके खास तौर पर वो कहते हैं ना कि आप पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी के अंदर से पाकिस्तान को आप नहीं निकाल सकते, उसको आप कहीं नहीं भेज सकते। दिल में पाकिस्तान बसता है और उसकी में खुशबू भी आती है। जैसे अब तो कुछ देर पहले हमजा अली कह रहे थे कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं है, तो ऐसे पाकिस्तान की मोहब्बत जो है, पाकिस्तान से प्यार, ये हमारे ईमान की निशानी भी है। और पाकिस्तानी जहाँ पर भी है वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की, अपने हमवतनों की खिदमत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, जहां हम पाकिस्तानी म्यूज़िक के हवाले से बात करते, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे, तो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो पाकिस्तानी हैं उनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है। यूरोपियन कम्युनिटीज़ में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की अपनी कम्युनिटी होती है। डिफरेंट इवेंट्स में वो एक साथ होते हैं, एक दूसरे के खुशी गम को बांटते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर बहुत से इवेंट्स वहाँ पर भी मुनक्किद किए जाते हैं कि अगर आप अपनी धरती से दूर हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, तो मुल्क की यादें ताज़ा की जाएँ और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी और अपने कल्चर को फ़रोग दिया जाए प्यारे गैर में अपनों के साथ। बिल्कुल, और ये फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हमारी रूह की ताजगी के लिए, हमारे वतन से मोहब्बत के लिए भी, और अपनी ज़मीन से, अपने वतन से
अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए। अच्छा रिजवान, जहां हम जुड़े रहने के हवाले से बात करते हैं, हम सबसे जुड़ते तो हैं। हमने मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया, हमने प्रोग्राम में डिज़ाइनर को भी बुलाया, हमने सिंगर को भी बुलाया, लेकिन ज़रा अब हम अपनी फ्रेटर्निटी के हवाले से बात करें, जर्नलिस्ट के हवाले से बात करते हैं कि जोड़ के रखते हैं ये तोड़ के जोड़ते हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट उर्दू से जोड़ के रखने वाली बात है, लेकिन पुल का किरदार अदा करते हैं, खबर पहुंचाते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो ब्रिजेस होते हैं। आपकी बात मुझे बता दी, मेरी बात आपको बता दी, तो पुल का किरदार हो गया। अच्छा, मेरी बात आपको बता दी और आपकी बात मुझे बता दी। सहाफी का काम है ना कि हो क्या रहा है वो रिपोर्ट करना है। अच्छा, जहां हम समझ गए ना, सहाफी के हवाले से बात कर रहे हैं, समझ गए ना आप कि क्या रिजवान कह रहे थे। तो जो हम बात कर रहे थे वो सहाफी के हवाले से बात करते। कोई भी सहाफी किसी और मुल्क में होता है तो हम पाकिस्तानी सहाफ़ी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, किसी मुल्क से खबर चाहिए हो तब भी कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ जो है हम इस हवाले से भी कनेक्टेड होते हैं कि कैसे गुजर रहा है टाइम, एक दूसरे से हाल चाल पूछते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आज भी हम कनेक्ट करेंगे हमारी फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट हैं जी वकार मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वकार, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आप हमें कनेक्ट कर चुके हैं बरतानिया से, तो सबसे पहले जो बड़ी मज़ेदार बात है वो ये बताइए कि बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी, तो हम बाद में आपसे बात करेंगे, बतौर पाकिस्तानी बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है और क्या इंटरेक्शन होता है? देखिए जी, हमेशा मैं तो ये अपने पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। असल में जितने भी पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, जो वो पाकिस्तान के बारे में अपना दर्द रखते हैं, जो प्यार रखते हैं, वो लाजवाल हैं। हर पाकिस्तानी अपने मुल्क से जुड़ा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसी तकरीब जो पाकिस्तान के हवाले से हो, हर आदमी जगमगा के बाहर निकलता है और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करता है। तो ये वो जज्बा है, ये वो मोहब्बत है यहाँ पे लोगों के अंदर, वो मोजन हो चुकी है। वो उस तरीके से अपने मुल्क के साथ, दिल की गहराइयों के साथ वो लव करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे इस वक्त थर्ड जनरेशन चल रही है यूके में, और यूरोप में तो खैर अभी सेकंड जनरेशन है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो भी पाकिस्तान के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, उनकी इस तरह रूट्स मजबूत हैं कि उनके वालिदैन उन्हें अपने मुल्क के इतने करीब लेके जा चुके हैं कि वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए भी पाकिस्तान जाते हैं। जबकि वो रहते यहाँ पे यूके में हैं, रहते वो यहाँ यूरोप में हैं, लेकिन उनकी विश जो होती है वो ये होती है कि हम अपने पाकिस्तान जाके अपनी छुट्टियाँ गुजारें। तो ये वो मोहब्बत है जो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो हर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करता रहता है, और ये मैं समझता हूँ कि इट्स बिग अचीवमेंट। अच्छा वकार, जहाँ पे आप हैं यूके में, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक तो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। फिर यूके की सबसे अच्छी बात ये है कि अक्सर औकात कहा जाता है कि अगर आप यूके में हो तो आपको नहीं लगेगा आप यूके में हैं। वहाँ पे हर जगह आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की तादाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी इवन बहुत से ब्रांड्स भी वहाँ पर आउटलेट्स हैं, तो वो आपको हर जगह नज़र आ रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपनी कम्युनिटी है, जो मीडिया फ्रेटर्निटी भी है, आप लोगों की भी बहुत इंटरकनेक्टिविटी होती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। कैसा फील होता है जब वतन से दूर अपने ही वतन के अफराद के साथ मिलते जुलते हैं, अपने कल्चर को डिस्कस करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जैसे मैंने यही कहा ना जी कि तमाम लोगों के अंदर एक बड़ा मोहब्बत का एक ईमान वो इतना मजबूत हो चुका है कि हर शख्स एक दूसरे के साथ लव करता है। जब भी हमारा ईद फेस्टिवल होता है या 23 मार्च या 14 अगस्त की तकरीब होती है, तो तमाम पाकिस्तानी अपने उस ड्रेसिंग के अंदर पाकिस्तान का झंडा सीने पे लगाकर वो उस प्रोग्राम में शामिल होता है, और वो गेट टुगेदर होता है। जब तो इंसान जो है वो वहाँ पे वही मिली नगमे, वही अपनी पाकिस्तान की गुफ्तगू, वही अपनी पाकिस्तान की सियासत, और वही अपना प्यार और मोहब्बत जो है वो आपस में बांटते हैं। वकार साहब से हम जानना चाहेंगे ना कि चूंकि कम्युनिटी से जुड़ना, और जैसे आपने कहा कि दियार गैर में अपनों के साथ, तो वकार साहब हम देखते हैं कि बहुत सारा दर्द, बहुत सारी फेवर्स, बहुत सारा सपोर्ट होती है जब हम बाहर रहते हैं कम्युनिटी में। आप चूँकि एक तवील अरसे से मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर नए वहाँ पहुँचने वाले पाकिस्तानियों को, और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद ऑलरेडी पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे मदद फ्राहम करते हैं? क्योंकि हमें पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोगों की आसानी के लिए।
देखिए जी, हमें यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं। जैसे कि मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए, आपका अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पे, तो उनके बहुत सारी शिकायत होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मौजूदा करंट सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनके पास ना तो रिहाइश मिलती है उन्हें, ना उन्हें काम मिलता है। खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स को उन्होंने अपनी फीसें अदा करनी होती हैं। तो इस तरह फिर हमारी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ की लोकल एमपीज और लोकल जो काउंसलर्स हैं, उनके साथ हमारा कंटेक्ट होता है। तो उनके ज़रिए फिर हम ऑफिस में जाकर लोगों को ज़ाती तौर पे मिल के उनके लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, उन्हें रिहाइश के लिए उनका बंदोबस्त करते हैं। हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कम्युनिटी के, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो फिर बहुत सारे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं जो बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो उसी वक्त हमारे रब्ता करते हैं हमारे ग्रुप के ज़रिए। फिर हम उन नौजवानों को, उन स्टूडेंट्स को, जहाँ पे उनको जॉब चाहिए होती है, जहाँ पे उनके लिए मसाइल होते हैं, वो मसाइल उनके हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ फिर हम कनेक्ट करते हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में हमारे साथ बड़ी कोऑपरेटिव है। हम कोई भी उनको इश्यूज़ यहाँ से भेजते हैं, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से हल करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे पहुँच चुका है उसकी जिस तरह भी, जिस अंदाज में भी उनकी मदद की जाए, खिदमत की जाए, उसे हम अपना फ़र्ज समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हैं। बिल्कुल वकार साहब, हमने ये देखा भी है कि वाकई जब आप नई जगह पे जाते हैं, अकोमोडेशन का इशू होता है, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो बहुत हेल्प आउट करती है। और इवन बहुत दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि अपने घरों में भी जब तक अकोमोडेशन नहीं मिलती ठहराया जाता है। लेकिन यूके में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो ये है कि क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो क्योंकि सारा हफ्ता बिजी होते हैं, तो संडे को वो जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे सुबह नाश्ते के टाइम पे रश होता है और उस रश में जो गॉसिप्स हो रही होती है, वो हलवा पूरी जो एंजॉय कर रहे होते हैं, उसका जरा माहौल बताएं। क्योंकि ये तो यहाँ पे भी होता है, जिस तरह आपने राजा बाजार का कहा, करतारपुरा का कहा, या जो हमारे मेन इंटीरियर बाजार है लाहौर की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो यहाँ पे भी वही वाला माहौल होता है जो हम देखते हैं कि यूरोप में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में सुबह होता है या यूके में होता है। तो वो वाला माहौल जरा बयान करें ताकि जो यहाँ पे लोग हैं वो थोड़े अरसे के लिए अगर आए हुए हैं तो वो दोबारा से रिकॉल कर सके। अब मुझे लगता है कि आपने यूके का वो माहौल देख चुका है, आपने देखा होगा वो माहौल, बिल्कुल जिस तरह आप बात कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बहुत सारी जगहों के ऊपर संडे के दिन नाश्ता जो है वो दिया जाता है, और वो बिल्कुल इसी तरह ही होता है जैसे लाहौर हम किसी शहर में घूम रहे हैं, या रावलपिंडी में जैसे मैंने बताया कि राजा बाजार में बहुत अच्छा नाश्ता दिया जाता है। तो उसी अंदाज में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, लाइनें लगी हुई होती हैं, और चटपटी जनाब हलवा पूड़ी, साथ वो चीज़ें खाने पीने की बड़ी अच्छी, और बड़ी पिंक टी साथ होती है। तो कड़क चाय बाकायदा उसका एक बड़ा रवाज यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है। तो लोग दूर दूर से आके उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आपस में एंजॉय करते हैं, और बड़ा अच्छा माहौल होता है। ये हफ्ते में एक दिन सबको मिलता है संडे का, और संडे में सारे वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के अंदर, डिफरेंट रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। नॉर्मली हलवा पूड़ी रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर भी दस्तियाब है, लेकिन ज़्यादातर लोग संडे को एंजॉय करते हैं, और संडे को कुछ मखसूस रेस्टोरेंट है जो सिर्फ संडे को ही देते हैं, और बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, और लोग वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं, और एक पाकिस्तान का माहौल होता है। लगता ही नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से दूर हैं। तमाम उस एरिए के अंदर, जिस एरिए के अंदर हमारे ये रेस्टोरेंट हैं या हमारी अपनी आउटलेट्स पर है, वहाँ पे सारे ही अपना पाकिस्तानी माहौल है, और हर पाकिस्तानी अपनी शलवार कमीज में, हर खातून अपनी शलवार कमीज में वहाँ पे मौजूद होती है, और सारे लोग आपस में घुल मिल जाते हैं, और आपस में ना सिर्फ गुनगुनाते भी हैं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिस तरह हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे उन रेस्टोरेंट की भी, जो रेस्टोरेंट पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे कायम है, जिन्होंने अपने खूबसूरत नाम रखे हुए हैं, किसी ने लाहौर रखा हुआ है, किसी ने रावलपिंडी रखा हुआ है, किसी ने पाकिस्तान टेस्ट के नाम से रखा हुआ है। तो ये चीजें हैं सारी, जिसकी वजह से लोग जो है वो आपस में घुल मिल जाते हैं, और उन्हें एक बड़ा अच्छा माहौल पैदा होता है, और वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और ख़ासकर मैं समझता हूँ नफ्सा नफ्सी के इस दौर में, इस मसरूफियत के दौर में, इन मसाइल के दौर में आपस में मिलना ये बहुत बड़ी इबादत भी है और बड़ी खुशी की बात भी है। और ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि इंग्लैंड में एक पाकिस्तान बस रहा है पूरे का पूरा, चाहे वो खाने पीने की बात हो, कम्युनिटी लेवल पर एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, या मुख्तलिफ इवेंट्स पे इकट्ठा होना हो। तो वकार साहब, हम देखते हैं कि जब सिचुएशन होती है, जब सब बैठते हैं,
तो पाकिस्तान की गुफ्तगू ज्यादा होती है। पाकिस्तान में किसके क्या हालात रहे हैं, किसका सफर कैसा रहा है, कौन किस मकसद के लिए कब आया था। अब बच्चों को ये बताना कितना इम्पोर्टेंट है कि हमने कितनी मेहनत की, कितना मुश्किल वक्त देखा, हम पाकिस्तान से बरतानिया आए और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान से हमें हमारी जो मोहब्बत है या पाकिस्तान ने जो हमें दिया है हमें पे बैक भी करना है। तो बच्चों को कैसे आगाह करते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के क़याम के बारे में, पाकिस्तान के सफ़र के बारे में? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इस दौर में इस चीज़ की बहुत हद तक ज़रूरत भी है, और बहुत सारे ममालिक में शायद ऐसा ना हो रहा हो और लोग शायद इस तरफ तवज्जो ना देते हो। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें सबसे पहले आवाज़ उठानी है और इसके ऊपर काम करना है। हमारी नौजवान नस्ल इस्लाम, पाकिस्तान और अपनी ज़बान, ये तीनों चीज़ों से रफ्ता रफ्ता दूरी की तरफ बढ़ रही है। और यूके एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों के रूट्स अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और ये लोग अभी भी पाकिस्तान अपनी छुट्टियों पे भी जाते हैं और वैसे भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं। यहाँ पे तरबियत का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अपनी मसाजिद है, बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं, अपने स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती है। तो यहाँ पे वालिदैन बड़ी तवज्जो देते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि हम लोग अपनी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं, ज़बान के लिए भी और मुल्क के लिए भी। ये हमें थोड़ी सी इसके ऊपर स्ट्रगल करनी है। अब हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उर्दू के लिए भी काम करते हैं, बच्चों को उर्दू की तालीम देने के लिए, उनको अपनी ज़बान सिखाने के लिए, अपने मुल्क के नज़दीक लाने के लिए इक़दाम करते रहते हैं। इसी तरह जिस तरह 23 मार्च का हमने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर 14 अगस्त के हवाले से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, सब बच्चों को मौका दिया कि बच्चे आएँ और मिली नगमे पढ़ें और उसके अंदर पाकिस्तानियत की बात करें और पाकिस्तान के बारे में बताएं। फिर उनको पाकिस्तान के बारे में आगाही दी जाती है, पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाती हैं। फिर हम वालिदैन को ये मजबूर करते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू की तरफ लेके आएँ, ताकि हमारी उर्दू जो है वो ख़त्म ना हो। और फिर वालिदैन भी शौक़ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, वो मोहब्बत है उनको भी अपने मुल्क से, अपने ज़बान से मोहब्बत है, तो वो अपने बच्चों को फिर हमारी क्लासेस में भेजते भी हैं। और माशाल्लाह इस वक्त बच्चे पढ़ते भी हैं, उर्दू की तरफ बड़ी तवज्जो दी जाती है, और उर्दू की तरफ दिलचस्पी भी लोगों की बढ़ रही है, और लोग उर्दू में आगे आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़बान के लिए और अपने इस्लाम के लिए काम करें। और इसमें हमें कई दफ़ा यहाँ की एम्बेसीज भी बड़ा तावन करती हैं, वो भी हमारे साथ बड़ी कोऑपरेटिव है। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो फौरी तौर पे हमें सप्लाई कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग अभी इस सिलसिले में भी काम कर रहे हैं। वकार साहब, जहाँ पे आपने ज़ुबान के हवाले से बात की है, तो वहाँ पे हम उर्दू के साथ साथ देखते हैं कि यूके में पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। फिर क्योंकि कश्मीरी कम्युनिटी वहाँ पे है, तो पहाड़ी ज़ुबान भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और वो जो अमेलगमेशन है इंग्लिश और पहाड़ी की, वो भी बड़ी पसंद भी की जाती है। इसके साथ साथ जो इवेंट्स होते हैं आपके, उसमें भी एक कम्युनिटी हॉल बुक किया जाता है, सारी कम्युनिटी उसमें जमा होती है, और वो जिस तरह हम बचपन में ईद या कोई भी इवेंट मनाते थे या कोई भी खुशी मनाते थे, सबको बारी बारी मौका दिया जाता है कि अपने ख्यालात के इजहार करें। और उसमें भी एक चीज़ मद्देनजर रखी जाती है, पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी ज़ुबानें, और वो सिर्फ हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि हमारी मुख्तलिफ जो इलाकाई ज़ुबानें हैं वो भी, उसके हवाले से मादरी ज़ुबानें भी, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है, सेकंड वो पंजाबी या पोठवारी, बिल्कुल। तो उर्दू तो बिल्कुल ही गायब है बीच में से। किसी बच्चे को यहाँ पे उर्दू जो है बोलना बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उर्दू लैंग्वेज बड़े रेयर लोग बोलते हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कोई भी नहीं बोलता, बल्कि हम सारा दिन यहाँ पे पंजाबी चलती है, कश्मीरी पंजाबी, ये सारे लोग होते हैं जो कि आपस में सारा दिन पंजाबी, घरों में पंजाबी चलती है। क्योंकि वालिदैन ने ये अच्छा फैसला था उनका, खैर, कि भाई यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश, जो कि आम रूटीन में काम के लिए उनको चाहिए, वो तो वो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सेकंड लैंग्वेज जो कि पंजाबी है, पठवारी है, अपनी कश्मीरी है, तो वालिदैन के साथ बोलने के लिए वही घर में चलेगी जो कि घर में बोली जाती है। उर्दू की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही कि हम लोग उर्दू की तरफ आए। हर तरफ पंजाबी, उर्दू और पठवारी यही चलती है। तो इसीलिए मैंने खासकर यहाँ पे इनिशिएटिव लिया अपनी कम्युनिटी के अंदर कि भी हमें इस सिलसिले में कुछ काम करना है, और ये अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे आएँ और उर्दू पढ़ें। तो लोगों ने इसको पसंद किया, और बहुत सारी ख़वातीन आगे आईं जो कि पाकिस्तान में बाय प्रोफेशन प्रोफेसर थे। उन लोगों ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया और वॉलंटियरली तावन किया।
कि भी हम भी 1 घंटे की क्लास लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा हमने एक माहौल जो है वो क्रिएट किया है कि लोग आपस में उर्दू में बातचीत करते हैं, शेर व शायरी होती है और फिर उर्दू में एक दूसरे को किस्से सुनाए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लोकल लाइब्रेरी है, उसके अंदर भी ये सिलसिला शुरू किया जहाँ पे कुछ ख्वातीन आती हैं और वो उर्दू पढ़ती हैं, वहाँ पे उर्दू किताबें हैं और उनको फिर मैं खुद भी पढ़ाता हूँ कई दफ़ा, और हम लोग बैठ के वहाँ पे उर्दू के हवाले से डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करते हैं। फिर उसके अंदर इंडियन लोग भी शामिल हो जाते हैं, फिर सिख भी आके बैठ जाते हैं, उनको भी शायरी का बड़ा शौक है। तो इस तरह एक बड़ा अच्छा एटमोसफियर बन जाता है लाइब्रेरी के अंदर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने वकार साहब कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के या दूसरे ममालिक के लोग भी आ जाते हैं जो उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, या हिंद को कश्मीरी ज़बान समझते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जब इतनी डाइवर्सिटी होती है, इतना मल्टी कल्चरल वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, तो जब हमारे त्यौहार आते हैं जैसे ईद है या फिर रमज़ान मुबारक है या बाकी जो फेस्टिविटीज़ हैं जहाँ पर कम्युनिटी लेवल पर हम इकट्ठे होते हैं, तो क्या बाकी लोग भी जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ किसी किस्म का कंपटीशन भी होता है कि किसने अपना त्यौहार ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया और सेलिब्रेट कैसे करते हैं? देखिए, ये तो कंपटीशन तो हमारा हमेशा ही रहता है। इंडियन कम्युनिटी के अपने त्यौहार होते हैं। दिवाली आई और उन्होंने गज वज के अपना के बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया और बड़े जोश व जज्बे के साथ किया। यही चीज़ हमारे पाकिस्तान के हवाले से होती है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं रमज़ान के हवाले से कि भी आप अफ्तारी कैसे करते हैं, सहरी को क्या इत्माम होता है। फिर हम बाज़ औक़ात हम लोग ये भी ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं कि सहरी को उन जो दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हिंदू, सिख या फॉरनर्स, ये अपने ब्रिटिश, उन्हें भी बुलाते हैं कि आज सहरी है, आप लोग आए हमारे घर में। तो इस तरह हम इत्माम करते हैं। इसी तरह अफ्तारी के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद ने बहुत बड़ी बड़ी अफ्तारी का इत्माम किया, जैसे हमने अपने दौर पे किया। तो इस तरह फिर हम उन लोगों को बुलाते हैं और अपने कल्चर से मुतारफ़ करवाते हैं कि ये इस्लाम है, जबकि उनके ज़हन में थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ये कहते हैं जी कि हमारी जब तकरीब होती है, जैसे ब्रिटिश लोगों की तकरीब होती है, तो वो उसके अंदर म्यूज़िक और डांस और ये सब चीज़ें चलती है, तो वो बड़े उनके लिए सरप्राइज़ होता है कि यहाँ पे आप लोग चुपचाप करके सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और दुआ करते हैं और खाते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्वेश्चन होता है कि आप लोग अपने ये सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो ये माशाल्लाह उसको वो बड़ा एंजॉय करते हैं और वो फिर आते हैं, उसको पसंद करते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश लोग जो है वो इस्लाम के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है कि रोज़े का असल मकसद क्या है, और उन्होंने बाकायदा उलमा से टाइम लेके इसके ऊपर बाकायदा वो लेक्चर लेते हैं, उनको उलमा लेक्चर देते हैं कि भी इस्लाम में रोज़े की अहमियत क्या है। तो वो लोग जो ब्रिटिश हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो हमारे रमज़ान मुबारक से इम्प्रेस भी हुए हैं और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया है और वो बाकायदा मसाजिद जाना भी शुरू हो गए हैं और बाकायदा जाके कई ऐसे हैं जो कि अभी तक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे उलमा का भी, हमारे लोकल कम्युनिटी का भी, कि रमज़ान से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो इस्लाम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह जैसे ईद का समा होगा, ईद वाले दिन तकारीब होंगी तो मसाजिद खुली हुई होंगी और मसाजिद के अंदर बाकायदा एक जश्न का समा होगा, वहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है, खजूरें होती हैं, मशरूब होते हैं, लोग आते हैं, वो राह चलते देखते रहते हैं कि आज मुसलमानों का इवेंट है। और तमाम ब्रिटिश लोगों को उस दिन पता होता है कि भी आज मुसलमान जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आफ्टर रमज़ान ये ईद जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे और किस अंदाज में करेंगे वो देखने के लिए वहाँ पे मसाजिद के करीब आते हैं। और ये माशाल्लाह ये ज़ाते खुद एक मैं समझता हूँ कि इबादत है कि बहुत सारे लोग हमारे इस मज़हब को देख रहे होते हैं, हमारे कल्चर को देख रहे होते हैं। तो लिहाजा मेरी अपने पाकिस्तानियों से और मुसलमानों से यही एक रिक्वेस्ट भी है कि उस दिन खसूसी तौर पर उन्हें अपने किरदार से और अपने इखलाक से इन लोगों को भी बताना है कि ये हमारा मज़हब है और ये हमारी ईद है, इसको हम इस अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो इससे ज़्यादा वो भी मोटिवेट हों और वो भी हमारे इस्लाम के करीब आए और इस्लाम को देखें, इसको पढ़ें और इसको इसमें शामिल हों। तो ये बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन का एक तरीका भी है कि लोग हमसे कुछ सीखें। और बहुत खास बात की आपने वकार साहब कि हमें अपने दीन के बारे में उनको बताना है, अपने दीन की तरवीज करनी है और अपने तरीकाकार से करनी है जो हमारा रवैया होगा वहाँ पे। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब, आपके कीमती वक्त का सहाफ़ी है हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन रिजवान जब बात करें कम्युनिटी के हवाले से, हमने अपने कल्चर के हवाले से, अपनी ज़बान के हवाले से, तो यूके में बहुत ज़्यादा इसको प्रिवेल भी किया, बताया भी, और ना सिर्फ अपनी मादरी ज़ुबान है, अपनी नेशनल ज़ुबान भी। लेकिन एक और चीज़ जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं
तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी खाने हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। और अब वहाँ पे एक और चीज़, आप खाने और पाकिस्तानियों क्या ही बात है, खाने और हमारा कल्चर है ये, और हम इसमें प्राउड फील करते हैं हम कि जब आप किसी ब्रिटेन से बात करते हैं और वो कहते हैं आपको कि लोबिया चावल आपकी बड़ी अच्छी डिश है, तो जब हम पाकिस्तान आए तो आपने हमें खिलाना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ी है। उन्होंने उन रेस्टोरेंट्स में भी, जिस तरह भी हम हलवा पूरी के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान की सौगात है। और इसी तरह जो है हमने ना सिर्फ अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपने कपड़े, अपना लिबास, इसके साथ साथ अपने खाने, कुजीन जो है, टेस्ट, इसको जो है ना फैलाना है पूरी। एक और चीज़ जो सबसे अहम है, जिससे वकार साहब भी कह रहे थे कि हमें अपने अखलाक से या अपने रवैये से हमें ये अपना जो बेहतरीन हमारा है वो सामने रखना है। और अब चूँकि जो सियाहत है, टूरिज़्म है, ये पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं, हमारे रवैये की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से, और जो हम उनको पिक्चर दिखाते हैं पाकिस्तान की, इसकी वजह से सियाहत भी बढ़ती है। और फिर ये बहुत सारे ममालिक का ज़र मुबादा हासिल करने का एक तरीका भी है। तो अब पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है। और आप अगर पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में आप किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की वकालत करेंगे, एम्बेसडर बनेंगे पाकिस्तान के, तो ये पाकिस्तान के लिए आपकी बहुत बड़ी खिदमत भी होगी। बिल्कुल जनाब, और इसी बात पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानुल कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।